बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। और ये शुक्रगुजारी का जो अंसर है ये अपनी ज़िंदगी में आपको शामिल करना चाहिए ख़वातीन व ज़ात, और अपने बच्चों को भी ये बातें सिखानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। और दिल की गहराइयों से हमेशा की तरह दुआएं आप लोगों के लिए, और दुआएं ख़ास इसलिए भी उन तमाम लोगों के लिए ख़वातीन व हज़रात। बारिश बाइसे रहमत तो होती है, लेकिन बहुत सारी जगहों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, बिलखसूस बलूचिस्तान की बात करें और सिंध में कराची के कुछ इलाक़ों में, जहाँ जहाँ पे भी बाइसे ज़हमत भी बन गई है। और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे सैलाब आया और सैलाब की तबाहकारियाँ देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इंटरनेशनली भी बहुत सारी जगहों पे सैलाब आया है। लेकिन हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो ऑब्वियसली हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, हमारे लोगों के महदूद वसाइल को भी देखते हुए यकीन करें वाकई में जो है बस दुआ करनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी हिस्से की ज़िम्मेदारी को समझते हुए जितने भी सैलाब से मुतासरीन अफराद हैं उनकी मदद कीजिए। और ये मुझे इसलिए कहने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरे मुल्क का हर एक एक शहरी उसमें इतना जज्बा मौजूद है लोगों की मदद करने के लिए कि मैं समझती हूँ कि ये बात अगर हम ना भी कहें तो ये लोग बताते हैं और अपने अमल के ज़रिए दिखाते भी हैं। सो दिल की गहराइयों से बहुत सारी दुआएं जितने भी लोग हैं जो सैलाब की वजह से मुतासरीन में शामिल हुए हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, उनके घर और कारोबार और सारी ज़िंदगी जो है वो उलट पुलट हो जाती है बिल्कुल ही, अगर सादा ज़बान में बात करें। सो अगेन ख़ास ख्याल लोगों का रखना चाहिए क्योंकि माशरे को मुकम्मल करने की बात करें तो ये छोटी छोटी चीज़ें बड़े बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं माशरे को कंप्लीट करने के लिए। ख़वातीन व हज़रात, वीकेंड एट होम, आज सैटरडे के दिन आपकी मुलाकात होगी जी हमारे वीकेंड एट होम के फैमिली मेम्बर से। डॉक्टर फ़रज़ीन मलिक नहीं है, अभी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, सो वो मौजूद नहीं होंगी, लेकिन सादिया अरशद हमारे साथ मौजूद है। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। आज ख़वातीन व हज़रात वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे भी सादिया मनाया जा रहा है। तो सादिया और मेरी जो दोस्ती है हम उम्र ही हैं तकरीबन, है ना? कम ऑन। मैं सही कहती हूँ, इसमें क्या कहने देना, तो इसमें क्या बड़ी बात है। तो हमारी फ्रेंडशिप जो है, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है सादिया, ज़रा बताएं हमारी दोस्ती की। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्यार तो हमारा है ही, दोस्तों वाला भी है, बहनों वाला भी है और फैमिली वाला और वो फैमिली वाला तो ताल्लुक ऐसा निकला कि वो लगता ही नहीं मुझे कि सादिया से मेरी मुलाकात इस प्लेटफॉर्म के जरिए ऑफिशियली पहली बार हुई। ऑफिशियली ऑब्वियसली सादिया से का तो इतना बड़ा नाम, और सादिया का हमने सारा ऑब्वियसली जानते हैं। नहीं, थैंक यू, बड़ा नाम है, अल्लाह आपको कायम दायम रखे। नहीं, आमीन सुम आमीन। लेकिन ये था कि भाई वो फिर ताल्लुक ऐसा बना, सो हमारी फ्रेंडशिप डे। लेकिन आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे भी मनाया जा रहा है। सो इस हवाले से बातचीत भी की जाएगी। मेरे जो आगे सेगमेंट्स में मेहमान आएंगी बच्चियाँ, वो कनेड की हैं, भी मेरे कॉलेज की हैं और बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं। कनेड की तरफ से पाकिस्तान से बाहर रिप्रेजेंट पाकिस्तान को किया, उस हवाले से भी बातचीत करेंगे। लेकिन शेफ माजिबीन मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? दुआएं आपकी, अल्लाह का शुक्र। आप भी मेरी फ्रेंड है ना? हाँ भाई, माजिबीन के बारे में मैं कहूँगी कि माजिबीन दोस्त भी हैं और शी इज अ फैमिली। हाँ, इनके साथ भी एक फैमिली वाला ताल्लुक। बिल्कुल, आप भी ऐसे ही हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, अब आप चूंकि फैमिली मेंबर हैं तो खाने में क्या पक रहा है? आज हम बनाएंगे चिकन हलीम, फिरनी बनाएंगे, और इसके अलावा आपको पता है सेब सीजन में बहुत आ गया है तो एप्पल एंड मिंट लेमनेड बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। और ये बन जाएगा टाइम पे इंशाल्लाह ज़रूर, इस मौसम की मुनासिबत में। जी बिल्कुल। पर ठीक है, मैं जान के जरा 2-3 दफ़ा मैंने कहा मैं पूछ लूँ ना। पक्का करना चाहिए ना अपना हिसाब किताब। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, फेसबुक पे आप लोग मैसेजेस भी कर सकते हैं, आप लोगों के नाम भी शामिल किए जाएंगे। लास्ट वीक हमने सादिया अरशद के जो सेगमेंट में हमने ख्वाबों की ताबीर के हवाले से बातचीत की, आप लोगों का बड़ा पॉजिटिव फीडबैक आया, थैंक यू सो मच। लेकिन आज हम हॉरोस्कोप के हवाले से बात करेंगे। आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में ये कमिटमेंट ले लेते हैं कि कुछ हम जरा स्टोन्स के हवाले से भी बातचीत करेंगे। हम डिफरेंट टॉपिक से बात करते रहेंगे क्योंकि मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए। और क्योंकि आप थैंक यू टू पीटीवी होम, हम बात हमेशा इंफॉर्मेटिव हवाले से करते हैं ताकि हर तरह की आगाही दी जाए, इंफॉर्मेशन दी जाए। बिल्कुल। तो इसी तरह से जो हम हॉरोस्कोप के हवाले से यानी कि आपके आइंदा आने वाले हफ्ते के बारे में बात करते हैं, तो ये भी एक तरह से एक इंफॉर्मेशन ही होती है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग एक गाइडलाइन ले सकें और अपना हफ्ता एहतियात से उसके मुताबिक बिल्कुल गुजार सकें। जी, अच्छा जी, हम आगाज़ करेंगे जी
हमेशा की तरह एरीज आप लोगों से आप लोगों के लिए है अच्छा हफ्ता। थोड़ा से मामलात को अपनी इमोशनल पर्सनल लाइफ के हवाले से स्टिल थोड़ा सा केयरफुल रखना है। उसकी वजह क्या है, अभी भी स्टिल मैंने बहुत शुरू में आप लोगों को बताया था, कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस लेकर आते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। मार्स और राहु अभी भी ऐसा ही है, ये थोड़ा सा थरथल्ली में जाकर रखता है, ख्याल रखना है। इमोशनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, चीज़ें मामला गड़बड़ में आ सकते हैं रिलेटेड टू जिन लोगों की ज़िंदगी इस दवाजी ज़िंदगी ऑलरेडी किसी ऐसे दौराहे पे खड़ी है, खुदा न खास्ता डिस्टर्बेंस ना आ जाए। सो ख्याल रखिएगा, एहतियात कीजिएगा, अभी भी गड़बड़ के चांसेस हैं। और अगर ऐसे दौराहे पे आप खड़े हैं कि फ़ैसला करना चाहते हैं तो प्लीज़ काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़ यानी कि एक ही वक्त पे दो लोगों के जायचे बनते हैं, ज़रूर चेक कराएं और फिर किसी हतमी नतीजे पे पहुँचें, उससे पहले ना पहुँचें। तो ये आप लोगों के लिए भी स्टिल थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम है। दूसरा हमारा ज़ोडिक साइन आ जाता है जी टॉरस। कंपैरेटिवली कुछ अच्छे आसार मिलेंगे, लेकिन जिनके अदालती मामले हैं, लिटिगेशंस हैं, आप लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रबल सम टाइम यानी कि डिलेज वाला टाइम। उसकी दूसरी वजह ये है कि अभी बहुत से प्लैनेट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेशन में, भी जुपिटर भी गया, यानी कि आपके सोचने का अंदाज बदलेगा, दुनिया को देखने का, लोगों का अपने इर्द गिर्द वो अंदाज थोड़ा सा बदलेगा। यहाँ पे आप लोग इख्तलाफात में जा सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस में जा सकते हैं। इट डज़ंट मीन कि कोई इख्तलाफात नेगेटिव हैं, लेकिन इख्तलाफात का मतलब होता है कि आपकी राय मुख्तलिफ हो जाएगी दूसरे लोगों से, तो दैट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका इजहार ना करें इस वक्त में। और ख़ास तौर पे 10 अगस्त तक, ये वक्त मैं बार बार सबको बता रही हूँ, 10 अगस्त तक अभी ज़रा चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस में है। खैर एनीवे आप लोगों ने ख्याल रखना है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना कीजिए। और स्पेंड करते वक्त, किसी को पैसे देते वक्त खूब ख्याल रखिए, यहाँ पे आपके साथ हादसा हो सकता है। कहते हैं कि आपको किसी को पैसे देंगे, खुद ही गलती कर बैठेंगे। ये वक्त आप किसी जगह पे पैसे ना लगाएं, ये सब चीज़ें इस वक्त मत करें। गलती के हादसात के खदशात एक हद से ज़्यादा हैं, सो बी केयरफुल। फिर हमारा तीसरा ज़ोडिक साइन आ जाता है जी जेमिनाइज। जेमिनाइज अच्छा वक्त है रोमांटिक लाइफ के हवाले से, इमोशनल लाइफ के हवाले से। जो लोग सिंगल है, शादी करना चाहते हैं, रोमांटिकली थिंग्स आर फाइन। यहाँ पे आप लोगों को एक जो मेरा समझ लीजिए कि सजेशंस है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह मैंने कहा थॉट प्रोसेस चेंज होगा और तकरीबन सबके लिए है, लेकिन ख़ास तौर पे कुछ ज़ोडिक साइन वालों के लिए ज़्यादा है। सेहत का ख्याल ज़्यादा रखिएगा, सेहत से रिलेटेड ENT से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम्स आते हैं लिंगर ऑन करेंगे, ऐसा लगेगा जैसा ठीक नहीं हो रहे, या बॉडी फटीग बहुत ज़्यादा रहेगी, दैट्स ओके। इन चीज़ों का ख्याल रखिए। फिर कट ऑफ करेंगे बहुत से लोगों से, यानी कि अपने आप में मैं नहीं रहता, वो लोगों को लगेगा आप अपनी मैं में, हालांकि आपके ख्यालात चेंज होंगे। बहुत से लोगों को लेकर आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो, एंड दैट्स ओके। मैं कहती हूँ कि आप ब्रेक लें, यहाँ पे थोड़ा सा साइलेंट मोड में आना, ब्रेक लेना, इसको मेडिटेशन भी कहते हैं। सही। तो मेडिटेशंस में जाएं, उसमें आप ठीक है, आप नमाज पढ़ें, अल्लाह का नाम लें, जितना मर्जी करें, योगा करें, जो मर्जी करें, बट डू मेडिटेशन। मेडिटेशंस बड़ा अच्छा प्रोसेस होता है अपने आप को ठीक करने का। हील योरसेल्फ, हमेशा कहती है हीलिंग्स की तरफ जाएं। सो इस तरह की चीज़ें करें, ज़रूर करें, अपने आप को रेस्ट मोड दें, 2 दिन का दें, 4 दिन का दें, मगर दें। जैसे भी ये न्यू मून का टाइम है, और ये न्यू मून इस वक्त कैंसर में है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट, चूँकि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक न्यू मून इस वक्त कैंसर में है। सो गिव योरसेल्फ अ रेस्ट, पीस दे, थोड़ा सा आप बेहतर महसूस करेंगे। सही। अच्छा जी, अब हम बात ही चूँकि अब कैंसर की करने लगे हैं, तो जिस तरह मैंने भी बोला है कि न्यू मून ही कैंसर का है, बेहतर टाइम है, फ्लरिश करेंगे, बेहतरी आएगी, सोच अच्छी होगी, पॉजिटिविटी आएगी। मगर इख्तलाफात कहाँ होंगे? बहन भाइयों से, खाम खा के, और वो भी पेटी इश्यूज़ पे, मैंने क्या कहा, तुमने क्या कहा, पुरानी बातें, झगड़े, वो भी फजूल के जिस तरह नहीं होते, ऐसे खाम खा के छोटे छोटे। मगर एक चीज़ जहाँ पे आप लोगों ने ज़्यादा ख्याल रखना है, दैट इज़ जो कि आप वो लोग ख़ास तौर पे जो कि होता है गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, गवर्नमेंट सेक्टर, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर, कुछ इस तरह के सेक्टर्स में आपको इश्यूज़ आ सकते हैं, और वो छोटे इश्यूज़ ही यहाँ पे बड़े इख्तलाफात में, बड़ी प्रॉब्लम्स में आप जा सकते हैं। ख्याल रखिएगा। बाकी अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, वैसे जॉब कर रहे हैं, उसको कोई चेंज करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिएगा, और इस चीज़ में आपको फ़ायदा मिल सकता है। घर का चेंज हो, गाड़ी का, जो भी आपके पास कन्वेंस है, जो भी आपके पास, उसका चेंज बिल्कुल यहाँ पे आ सकता है। पैसे हाथ से बहुत निकलेंगे, इसको मैं हमेशा कहती हूँ फॉर प्लेयर, टू गिव प्लेयर टू योरसेल्फ, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल आ सकती हैं।
उसके बाद हमारा 5वां ज़ोडिएक साइन आ जाता है जी लियोज़। लियोज़ आप लोगों के लिए मामलात अच्छे हैं, आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। जिनको थोड़ी सी आईसाइट प्रॉब्लम, एस्थमेटिक होते हैं, यहाँ पे आपकी सेहत चीज़ें बिगड़ सकती हैं और आपको ऐसा लगेगा कि आप फाइन, यू आर फाइन। ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा रहेंगे, ईगोज़ में बहुत ज़्यादा अनापरस्ती तो एक हद से ज़्यादा रहेगी, और वो भी जहाँ पे आपके अपने रिश्ते होते हैं उनमें आप खाम खा बात का बतंगड़ जिसको कहते हैं बन सकता है। बाकी आपके यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ या ऐसे ओहदे भी आपको मिल सकते हैं जो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते थे, वो चीज़ आ सकती है। और जिनके वरासती जायदाद के मामलात होते हैं वो उनको मिल सकते हैं, लेकिन कोशिश करने से, घर बैठे हुए तो भाई किसी को कुछ नहीं मिलता। ठीक, बिल्कुल सही है, ठीक है, कोशिश करने से बिल्कुल मिल सकते हैं। और यहाँ पे वो लोग जिनकी कोई शादी मंगनी रिश्ते बिल्कुल होने एक्सपेक्टेड हैं, बिल्कुल आपके लिए ऐसे मामलात में भी आसानी आएगी। और बच्चों की तरफ से आपको कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, ख़ास तौर पे किसी एक बच्चे की तरफ से जो कि जिनके ख़ास तौर पे हम कहते हैं मिड बॉर्न होते हैं, उनकी तरफ से कोई उलझन, कोई परेशानी यहाँ पे आ सकती है। अदरवाइज़ थिंग्स आर फाइन, मगर अपने ऊपर ज़रा फोकस करें और अपनी अना को थोड़ा सा ज़रा इस वक्त नीचे रखें तो बेहतर है। अच्छा जी, फिर हमारा ज़ोडिएक साइन है जी वर्गोज़। वर्गोज़ आप लोगों के लिए मच बेटर, मगर सबसे इस वक्त उलझन, जिस तरह मैंने शुरू में एक मार्स राहु प्लैनेट इकट्ठे अगर हो जाए तो उलझन देते हैं। आपका नर्वस सिस्टम, जिनको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम और चीज़ें रहती हैं वो थोड़ा सा ख्याल रखें। यहाँ पे हेडेक्स, माइग्रेन्स ये यहाँ पे बिगड़ती हैं, ख्याल रखिएगा। और जिनके ब्लड प्रेशर राइज करते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे ना, ये चीज़ें इसको हम कहते हैं ट्रिगर करना। ये वक्त ऐसा है जो ट्रिगर करता है, वो लोग ख़ास तौर पे ख्याल रखें। फिर जिनके कोई प्रॉब्लम्स अपनी मैरिटल यानी कि मैरिड लाइफ में हैं, इज़्दवाजी ज़िंदगी में हैं, वो लोग थोड़ा सा ख्याल रखें, इश्यूज़ आएंगे, क्रिएट हो सकते हैं। लिहाजा अपने गुस्से को, टेम्परामेंट्स को ज़रा, मैं हमेशा कहती थी हथौला रखो। वो वैसे भी रखना चाहिए ज़िंदगी के मामलात में, लेकिन इनको जो कुछ वक्त ऐसा होता है जब ख़ास तौर पे कुछ प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसे, तो ना चाहते हुए भी ना आप छोटी छोटी बात पे ये चीज़ इधर क्यों रखी थी, इधर चिड़चिड़े हो जाते हैं। चिड़चिड़ाहट, हाँ। वो चीज़ ज़रूर आती है और फिर आप बहुत से मसाइल का शिकार होते हैं। बिल्कुल सही। तो ये वक्त थोड़ा सा ऐसा है। बाकी ऑल इज़ वेल, काम बहुत अच्छा रहेगा, ट्रैवलिंग आ सकती है, एवरीथिंग। इस वक्त वर्गोस के लिए इट्स अ वेरी हाई फाई टाइम। बिल्कुल सही। हर चीज़ें बड़ी बेहतरी आएगी। सही। मैं आपको छोटी सी ब्रेक दे रही हूँ। मैं माजबीन से मुझे पता है हम माजबीन से ज़रा ड्रिंक की रेसिपी पूछे। माजबीन, ड्रिंक कैसे बनेगी? और मैंने भी पीनी भी है ज़रा। ज़रूर। 4 अदद सेब लेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 टेबलस्पून उसमें शुगर ऐड करेंगे, 5 टेबलस्पून उसमें लेमन जूस, ठीक है। उसके बाद जो है उसमें मिंट हो जाएगा और पुदीना। उसके बाद बर्फ़ डाल के हम उसको अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे, और अगर आपको पसंद है तो इसमें कोई भी आप वाइट ड्रिंक डालें और इसको सर्व कर दें। अच्छा, मैं वैसे ख़वातीनों साथ पानी ड्रिंक में डालना ज़्यादा पसंद करती हूँ। इवन मिंट मार्गरीटा में भी आप पानी, यानी पुदीने का जो मार्गरीटा बनता है उसमें अगर आप पानी, आप अग्री करेंगी कि नहीं कि पानी ज़्यादा? इसमें आधा कप मैं पानी भी शामिल करूँगी, और इससे ये होगा कि सेब जब डालते हैं ना हम ड्रिंक में, वो एकदम बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, तो वो बहुत टेस्ट भी अच्छा बनेगा और ठंडा आपको बहुत कूलिंग, उसकी तासीर भी ठंडी है, इसकी तासीर ठंडी है। इट्स अ वेलकम ड्रिंक। आप घरों में जाएं तो अब वो वक्त गया कि आप सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं पेश करते रहें। आप जो है फ्रेश जूसेस एक तो लोग देते हैं या फिर इस तरह की ड्रिंक्स देते हैं एज अ वेलकम ड्रिंक मेहमानों के लिए। अच्छा जी, आप बनाइए, फिर हम फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। जी सादिया। जी जनाब। अच्छा जी, आ जाते हैं जी लिब्राज आप लोगों के लिए बड़ा पॉजिटिव है, ख़ास तौर पे जो लोग कोई ट्रैवल करना चाहें, चाहे इमिग्रेशन हो, कुछ भी हो, उस हवाले से बहुत अच्छा है। फिर जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। पर्सनल इमोशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। फॉर दोस्त जो कि रिश्ते या इंगेजमेंट्स या कुछ भी उनके लिए जाना चाहते हैं, मगर प्लीज़ हमेशा दरख्वास्त करती हूँ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। एक ही वक्त पे 2 लोगों के जायचे बनते हैं, एंड देन वी कैन डू अ वेरी गुड कंपैटिबिलिटीज़। अच्छा जी, थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखें, और वो लोग जिनको कोई बैक एक्स रहती हैं या ख़ास तौर पे जिनके कोई लोअर मिडिल पोर्शन से रिलेटेड वो ट्रिगर करता है, मैंने बार बार बोला ये वक्त ट्रिगर करता है ऐसी पेन्स और ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए। बाकी इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव टाइम। फिर आ जाते हैं जी स्कॉर्पियोज़ आप लोगों के लिए मामलात अच्छे हैं, और उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे अच्छे जिनको कहते हैं कि आपके
पुराने कुछ मामला थे सॉर्ट आउट नहीं हो रहे थे, दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे आपके पुराने वो इश्यूज सॉर्ट आउट होंगे, जिनकी जायदाद के प्रॉब्लम्स थे, बच्चे हैं तो उनके अगर एजुकेशन के प्रॉब्लम्स थे, आपको सही डायरेक्शन मिलेगी इस वक्त में, आप सही डायरेक्शन पे आ जाएंगे। अच्छा, फिर नए काम को करने से पहले यहाँ पे मैं स्कॉर्पियोज को ख़ास तौर पे कहूँगी ज़रा रुक जाए, ठहर जाए। ये वक्त अगर आप नई जगह पे कोई इन्वेस्टमेंट करने लगे, कोई काम करने लगे, तो आपको इश्यूज़ ना आ जाए, और इश्यूज़ भी ख़ास तौर पे फाइनेंशियली स्टक ना हो जाए, गलत जगह पे ना लगा दे। उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स को ज़रूर कंसिडर करें, अदरवाइज़ रुक जाए। ये वक्त अभी एकदम से कोई नई चीज़ नई जगह पे पंगा लेने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, आ जाते हैं इसके बाद सेजिटेरियस। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए अ गुड टाइम, चेंज आ सकता है, घर का चेंज, रेनोवेशन, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही चेंज आ जाता है, कुछ लोग अपनी रेनोवेशंस वगैरह की तरफ जाते हैं, नई प्रॉपर्टी बाय करना, लैंड ले लेना, नए कुछ नहीं तो कमरे की रेनोवेशंस कर ली, यानी कि कोई नई चीज़ को कर लेना, ये आपको प्लेयर देता है। और आपकी हर एक की अलग अलग हैसियत, हर एक की अलग अलग पोजीशन के मुताबिक होता है। अच्छा, फिर बच्चों की तरफ से आप लोगों को खुशी मिल सकती है, बच्चों की भी एज पे डिपेंड करता है, कोई शादी का मसला हो, कुछ भी, आप उनकी चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। सही। और बड़ी वो कहते हैं आपकी हुब मोहब्बत, वो आपकी तवज्जो, हर शफ़क़त चीज़ और बिल्कुल, हाँ। इस वक्त आपके बच्चों की तरफ जाएगी। और अगर आप खुद बच्चे हैं तो यू विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉर्ट आउट करने के मैं अपने लिए क्या कर सकता, तो पूरी तवज्जो इस वक्त आपकी अपनी ज़ात पे आ जाएगी। बिल्कुल सही। सो इट्स अ गुड साइन, और करें, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए ना ये स्पेशली, चलिए 3 महीने ऐसे हैं, मिस्टेक्स फ्रॉम द पास्ट उनको सॉर्ट आउट करें, चीज़ें बेहतर करें। सैटर्न की ऐसी पोजीशन आई है, जुपिटर रेट्रोग्रेड, सैटर्न, ये वक्त आप लोग अपनी पास्ट की बहुत सी चीज़ों को, ये ना 3 ऐसे प्लैनेट्स बने हुए हैं जो कि ये ऐसा कॉम्बिनेशन है आफ्टर 18 इयर्स, ऐसा पोजीशन बनी हुई है। वैसे तो ये सबके लिए ही है, लेकिन आप लोगों को खास तौर पे कहूँगी अपनी चीज़ों को, अपने मामलात को सॉर्ट आउट कीजिए। कैप्रिकॉन्स भी और एक्वेरियस आगे जाके बताऊंगी, लेकिन कैप्रिकॉन्स को खास तौर पे है, अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए, करवाइए भी और कीजिए भी, और दिस टाइम नो मिस्टेक, ठीक है, कोई मिस्टेक्स की गुंजाइश नहीं। सो कैप्रिकॉन्स, इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम, सॉर्ट आउट योरसेल्फ, बहुत सी चीज़ों को, बहुत से माजी की मिस्टेक्स को, दिस इज द टाइम जो आपको नई डायरेक्शंस भी देगा। सही। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं एक्वेरियस, और फॉर एक्वेरियस दिस इज द सेम थिंग ऑलमोस्ट, क्योंकि दोनों का ही इसको हम कहते हैं लॉर्ड सैटर्न होता है। आप लोग अपनी बहुत सी डायरेक्शंस को ठीक करेंगे, बहुत सी डायरेक्शंस आएंगे भी, मिलेंगे भी। अच्छा, एक्वेरियस के लिए एक और चीज़ है, दिस इज़ द टाइम जहाँ पे बहुत से लोग हैं ना, नई शादी और रिश्ते और इस टाइप की बहुत सोच समझ के डिसीजंस लीजिए। और अगर आपके सब कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस जिनके रिलेशंस होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जिनके मामला चल रहे होते हैं, वो प्लीज़ यहाँ पे बड़े सोच समझ के डिसीजंस लें। धोखा, फ्रॉड, चीज़ें मिलने के बड़े खदशात होते हैं। लास्ट हमारा ज़ोडिक साइन है जी पाइसेस। पाइसेस जिसमें जुपिटर, अभी बोला है कि बहुत से प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड, जुपिटर रेट्रोग्रेड, सोचने का टोटल नज़रिया ही यहाँ पे चेंज हो जाता है, सारे मामला चेंज होते हैं, बहुत से लोगों की तरफ चेंज होता है। सो कीप योर डायरेक्शंस स्ट्रेट। और ये चूँकि ऐसा वक्त है जो कि आपको बहुत से मामला, बहुत सी चीज़ें अपने आप पढ़ना चाहें, नई चीज़ों की तरफ, अपने काम की डायरेक्शन ही चेंज कर दें, ये बिल्कुल देता है। Go with the flow, things will be fine. थैंक यू सो मच एज ऑलवेज। और बगैर इंटरप्ट किए मेरा होता है कि हॉरोस्कोप में इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए, वो तसलसल बरकरार रहना चाहिए, इसलिए मैं खामोश बैठी रहती हूँ। मेरे घर वाले कहते हैं तुम तो 1 सेकंड ना खामोश रहो, लेकिन ये ज़रूरी है, ये इस सेगमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस में कि मैं बोलती नहीं हूँ। थैंक यू सो मच, My pleasure. बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ दे, आमीन सुम आमीन। और ये कलर आप पे सूट भी बहुत कर रहा है। और फिर तो मैंने तारीफ की, मैं प्रोग्राम के दौरान सोची मैंने तो ऑन एयर तारीफ ही नहीं की। तारीफ करनी चाहिए ख़वातीन व हज़रात। और आज वैसे भी फ्रेंडशिप डे है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, सो अपने दोस्तों की, अच्छे दोस्तों की कदर कीजिए। अच्छा जी, सादी अरशद को थैंक यू करते हुए साथ ही साथ एक और हमारी मेहमान है, उनको हम वेलकम करेंगे जी। शी इज़ अ सूफी सिंगर, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले चुकी हैं और गोल्ड मेडल भी हासिल कर चुकी हैं, और आपको शोहरत मिली है हीर वारिस शाह से। सो इनसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन पहले बुलाएंगे और इनसे खूबसूरत कलाम सुनेंगे। शबाना अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, दुआएं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र।
जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम बैक वंस अगेन। और आप लोगों के यस नाम भी शामिल करने हैं बिल्कुल, लेकिन उससे पहले जी शबाना अब्बास की आवाज़ में खूबसूरत सा कलाम इन्होंने पेश किया। ब्रेक पे जाने से पहले इनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत अरसे बाद मुलाकात हो हाँ रही जी है। बिल्कुल। और बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह आके, और बहुत परफॉर्म किया तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कई माशाल्लाह। हमारे लिए खुशकिस्मती, आपकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है। और Thank you so much। लाइव भी आप ब्रेक में जो है रिहर्सल्स कर रही थी। जी, और जी। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इन्होंने आते साथ इतनी भोली और सादी हैं, इतनी प्यारी हैं। आते साथ मेरी बेटी का भी पूछा, वो ऑनरी बात चलेगी बेटी कैसी है। फिर मैंने कहा परफॉर्मेंस तो दे दो, उसके बाद बेटी का बताऊंगी। तो थैंक यू सो मच जी। 13 साल से माशाल्लाह से खूबसूरत आवाज़ की ये मालिक हैं। 13 साल से काम कर रही हैं, मुख्तलिफ गोल्ड मेडल्स एंड मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स और प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म कर चुकी हैं। और पीटीवी के साथ 2006 में फर्स्ट जी जी, परफॉर्मेंस। फर्स्ट प्रोग्राम हुआ था यहाँ पे। बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हम वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, साथ ही साथ हमारी बहुत ही फेवरेट एंड मेरी तो बड़ी बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंडशिप डे भी है डॉक्टर आमना राज। अस्सलाम वालेकुम। चलें, वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी फ्रेंडशिप टू अस देन। बिल्कुल सही। हमारी ये कौन सी मुलाकात है? वैसे तो आई थिंक तीसरी मुलाकात है। तीसरी नहीं, मुझे तो लग रहा था दूसरी है। तीसरी कौन सी? तीसरी दफा कहाँ मिले थे? एक दफ़ा पहले भी मिले हुए हैं। कहाँ? ऑन एयर नहीं, ऑन एयर के अलावा भी। ख्वाब में तो नहीं ना मिले? नहीं नहीं। अच्छा जी, डॉक्टर आमना राज इज हियर विद अस एज़ वेल। ख़वातीन हज़रात, हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। ज़िंदगी को हर लम्हा हर घड़ी जो है एंजॉय करना चाहिए। वक्त का कुछ पता नहीं है। मैं ये नेगेटिव अल्लाह ना करे बात नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये बड़े जो बुजुर्ग हैं उनकी बात को समझते हुए दोहरा रही हूँ कि हंसते मुस्कुराते रहेंगे तो ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाएगी, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं होता। डॉक्टर आमना राज हमारे साथ मौजूद है। शी इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड अ सर्जन एज वेल। और आज हम बात करेंगे, डॉक्टर साहिबा, आई एम श्योर शबाना आप भी अग्री करेंगी, बरसात का मौसम है और स्किन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। चाहे हम इधर की फेस की स्किन की बात करें, हाथ पैरों की बात करें। डॉक्टर साहिबा, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो स्किन में आती हैं बरसात के मौसम में? देखिए, ज़्यादातर सबसे पहले तो लोगों को एक्नी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो ठीक है। जाती है। हाइपरहाइड्रोसिस, जिसे पसीना आना कहते हैं, पसीने आने की प्रॉब्लम गर्मी से शुरू होती है और बरसात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते ठीक है। हैं। तो हमारे जो पसीना बनाने वाले गदूद हैं, स्वेट ग्लैंड्स जो हैं, वो भी हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ जो है मतलब उनकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, पसीना ज़्यादा आ रहा है गर्मी की वजह से, हब्स की वजह से। उसके अलावा हमारे ऑयल ग्लैंड्स भी ओवर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। तो पसीना आना, एक्नी बन जाना ऑयल ग्लैंड्स के ब्लॉक होने की वजह से, उसके बाद पसीना आने और इसी ऑयलीनेस जो हमारे फेस के साथ साथ जिस्म पे होती है, उसमें हमारे फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हो जाते हैं। गर्मी में इस मौसम में स्पेशली जो लोग बाहर आउटडोर्स काम करते हैं और उनका आना जाना अंदर बाहर रहता है, उनको स्वेटिंग की वजह से फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमनली हो जाते हैं। एक्जिमास फ्लेयर हो जाते हैं। के लिए नहीं है, मर्द हजरात नहीं, मर्द हजरात इक्वली अफेक्टेड हैं, बल्कि जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं जैसे वो इक्वली अफेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि ख़वातीन ज़्यादा, जैसे किचन में जो घर में काम करने वाली ख़वातीन हैं, वो किचन में सारा दिन चूल्हे के आगे गर्मी में पसीने में ज़ाहिर काम कर रही होती हैं। और मर्द जो हैं हमारे, वो घर से बाहर उन्होंने निकलना है, चाहे आपकी गाड़ी एयर कंडीशन भी है, कुछ लोग मोटर बाइक पे जा रहे हैं, गर्मी, पसीना, धूप, हर चीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अब देन सबसे कॉमन चीज़ जो है, शबाना आपसे भी मैं चाहूँगी, आप भी डॉक्टर साहब से ज़रूर सवाल कीजिएगा, गर्मी दाने जो पित्त होती है या एक्नी डिफरेंट है, पित्त डिफरेंट है? एक्नी डिफरेंट है, पित्त डिफरेंट है। पित्त असल में होता है कि जब आपको आपका जिस्म ओवर हीट हो गया, यानी आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगी है, लेकिन वो आप समझ लें कि आपकी स्किन उससे अफेक्ट इस तरह से हुई है कि वो गर्मी आपकी स्किन को अफेक्ट कर गई है, पसीना बाहर नहीं आ रहा। जैसे कुछ लोगों को पसीना आने का प्रॉब्लम होता है, उन लोगों में गर्मी दाने ज़्यादा हो जाते हैं, या ऑयल एक्यूमुलेट हो गए और आप एकदम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रूटीन की गर्मी से ज़्यादा गर्मी को एक्सपोज हो गए हैं, तो आपको गर्मी दाने निकल आते हैं, वो रैश की तरह होते हैं। तो इसका हल क्या है डॉक्टर साहब? उसके लिए देखें, उसके लिए ज़ाहिर ट्रीटमेंट होती है। एक तो आप फ़ौरन अपने आप को ठंडा करें, ठीक है। डिफरेंट क्रीम्स दी जा सकती हैं गर्मी दानों को ठीक करने के लिए, बर्फ से टकोर की जा सकती है, बर्फ से टकोर भी की जा सकती है। बेसिकली स्किन का टेम्परेचर नीचे लेके आना है, तो उनको उसको नॉर्मलाइज करना पड़ता है। बिल्कुल सही। लेकिन उसके अलावा आप कह रही हैं कि ट्रीटमेंट्स करनी पड़ती हैं। ट्रीटमेंट ज़ाहिर है डॉक्टर, अगर आपसे खुद गर्मी दाने घर पे मैनेज नहीं हुए, 1-2 दिन हो गए और आपकी स्किन पे रैश बढ़ता ही जा रहा है, तो फिर ऑफ कोर्स सबसे पहले तो प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी चाहिए। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, कॉमन कौन सी ट्रीटमेंट है जो गर्मी दानों के लिए होती है? देखिए, हम उसमें सूदिंग लोशंस भी देते हैं, ठीक। अगर बहुत ज़्यादा स्किन इरिटेट हो गई है तो समटाइम्स वेरी वेरी माइल्ड स्टेरॉइड्स कैन ऑल्सो बी यूज, बट ओनली अंडर सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर। ज़्यादातर हम ये कि जैसे कोई पोर कहीं ब्लॉक हो गए, उसको करेक्ट करने के लिए हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बॉडी के टेम्परेचर को हम बैलेंस करने की कोशिश
करें ना। बिल्कुल सही। शबाना आप जी आपको क्वेश्चन मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ जो फेस है ना, अक्सर लड़कियों की प्रॉब्लम होती है ओपन पोज बहुत ज़्यादा है, और पसीना तो आता है, अभी भी पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ये है कि ओपन पोज बहुत ज़्यादा मेरे फेस ओपन पोर्स के लिए ना हम अगर दवाई पूछें तो हम यूजुअली रेटिनॉइड्स रेकमेंड करते हैं। रेटिनॉइड क्रीम्स हैं जो एक्ने में भी यूज़ होती हैं, तो वो ओपन पोर्स को भी टारगेट करती हैं, जो हमारे मसाम टाइम के साथ खुल जाते हैं। लेकिन उसके लिए और ट्रीटमेंट्स अगर हम देखा जाए तो जेनेसिस लेज़र है, स्मूथ बीम लेज़र है, माइक्रोडर्माब्रेजन है, जो है नैनो नीडलिंग हम करते हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो ओपन पोर्स को स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए की जा सकती हैं। तो फिर इनको फिर बेसिकली ट्रीटमेंट कोई करवानी चाहिए। देखिए हाँ जी, क्रीम्स घरेलू टोटकों से यूजुअली ओपन पोर्स बंद नहीं होते। ओवर एक्टिविटी ऑफ ऑयल ग्लैंड की वजह से हमारे पोर्स खुल जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ लोगों को जेनेटिक होता है, तो हमारे और स्पेशली गर्मियों में स्वेटिंग और ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल की वजह से जो है वो हमारे पोर्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, जो ओवर स्वेटिंग है या जो ये ऑयल ज़्यादा ऑयली फेस हो जाता है, गर्मियों में भी हम ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखते, ऑयली फूड, जंक फूड, और बिल्कुल ही जो बस मिलता है खाना शुरू हो जाते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल से के करीब भी हम में से बहुत सारे लोग नहीं हैं। तो आपको लगता है इसकी भी वजह से ये एक्ने या दाने ट्रिगर स्किन करते पे हैं? हम बहुत सारी चीज़ें गर्मियों में लगाना बंद नहीं करते। सही। देखें, सर्दियों में तो हमारी स्किन ड्राई है, हमने मॉइस्चराइज भी कर लिया, हमने जो है सनब्लॉक भी लगा लिया, ख़वातीन ने मेकअप कर लिया, आदमियों ने कोई बालों में जेल शेल वगैरह भी यूज़ की, वो ठीक रहता है। लेकिन गर्मियों में ऑलरेडी आप स्वेट ज़्यादा कर रहे हैं, ऑयल ज़्यादा निकल रहा है, अब बाहर निकलना है, सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। बाहर निकलना है, किसी की अगर स्किन ड्राई है, थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज़र लगाना है, ख़वातीन ने मेकअप करना है, तो उससे पोर्स आपके और ज़्यादा ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप मजीद एक्ने प्रोन हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है शबाना कि अगर आप इस गर्मी के मौसम में सन ब्लॉक लगाएं तो वो पसीना भी आएगा, पसीने बहुत ज़्यादा आता है, मलीदा सा बन जाएगा वो। इसलिए कि गर्मियों में स्पेशली सीबम कंट्रोल जेल सन ब्लॉक्स यूज़ करने चाहिए। अगर सर्दियों में आपकी स्किन थोड़ी ड्रायर साइड पे चली गई है तो आप क्रीमियर वर्जन ऑफ सन ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं। पीएफ लेवल और अ पीएच, व्हाट इज इट? एसपीएफ, सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है। जो सन ब्लॉक की क्वालिटी होती है उसमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर मिनिमम 30 होना चाहिए। तो इस मौसम की मुनासबत से 30 इज सफिशिएंट, एसपीएफ 30 मिनिमम 30, ठीक है, मिनिमम 30 विद यूवीए एंड यूवीबी प्रोटेक्शन। अच्छा, वो लगाएंगे तो पसीना भी रुक जाएगा? पसीना रुकेगा नहीं, लेकिन उसकी वजह से एटलीस्ट आपके पोर्स ब्लॉक नहीं होंगे, आपकी ऑयल ग्लैंड अपनी एक्टिविटी को नॉर्मल रख सकेगा, ऑयल नॉर्मल बाहर आ सकेगा और आपको एक्ने को इंक्रीज नहीं करेगा। बिल्कुल सही। और इस मौसम में अजीब सी चिपचिपाहट भी और खारिश भी बहुत ज़्यादा होती है जिसमें ऐसा इसलिए क्योंकि कि पसीना आ रहा होता है, हमारे पसीने के ऊपर जरासीम भी ग्रो करते हैं, फिर वो हमने कपड़े पहने हुए हैं, फ्रिक्शन से वो हमारे कपड़ों के साथ पसीना, डर्ट, हर चीज़ रब होती है, तो उसकी वजह से हमारी स्किन ओवर सेंसिटिव जो है वो हो सकती है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट कैन टर्न इनटू अ फंगल इन्फेक्शन एज वेल, एक्सट्रीम केस। It can aggravate eczemas. It can turn into fungal infections depending on the conditions और किसी की susceptibility क्या है। जैसे बहुत सारे बच्चों से लेके बूढ़ों तक एक्जिमा प्रोन होती है स्किन, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा पसीना आए, गर्मी लगे तो भी एक्जिमा फ्लेयर हो सकता है। और अगर हम बहुत ज़्यादा एयर कंडीशंस में रहते हैं जिसकी वजह से हमारे कमरों की ह्यूमिडिटी लेवल कम हो जाती है, उसकी वजह से भी हमारी स्किन ड्राई होकर जैसे सर्दियों में होती है तो हमारे एक्जिमास फ्लेयर हो सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आम फलों का बादशाह इस सीजन की तो सौगात है भाई, जितने मर्जी खाएं, तो उससे कोई दाने यूजुअली ये मिथ है कि आपके खाने की चीज़ों से जो है वो एक्ने वर्सन होती है। अभी तक साइंस जो प्रूव करती है डेयरी प्रोडक्ट्स और मिल्क के साथ कुछ लोगों को वेरी लेस परसेंटेज ऑफ पीपल आर अफेक्टेड बाय डेयरी एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कि उससे उनको एक्ने एग्रेवेट होती है। हम यूजुअली पेशेंट्स को, जैसे मैं रेकमेंड करती हूँ कि अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज़ खाने से बार बार एक्ने होती है, ये नहीं कि कभी चॉकलेट खाई, कभी दूध पिया, कभी मसाला खा लिया, कभी पकौड़े खा लिए, कभी आम खा लिए तो मुझे हर गर्म चीज़ खाने से एक्ने हो जाती है, ऐसा नहीं होता। अगर आपने आम खाया और आपको हर दफ़ा आम खाने से या बहुत एक्सेसिवली खाने से जो है एक टाइम पे आपको एक्ने हो रही है तो फिर इसका तो मतलब उसको है कि अवॉइड करें। सही। अदरवाइज जो है यूजुअली ट्रीटमेंट के साथ हमारे पेशेंट्स को खाने की कोई चीज़ अवॉइड करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आम की तासीर तो गर्म होती है, उसके बाद लोग ठंडी लस्सी भी पी लेते हैं। डॉक्टर साहब, देखिए वो आपके हाँ जी मैदे को कर सकती है, आपकी जो मैदे की तासीर है वो स्किन तक यूजुअली नहीं आती। अच्छा, क्योंकि ये मिथ है ना, फिर देखें, हाँ जी, ये मिथ्स है जो जैसे मछली के बाद आप दूध पी लें, दैट्स आल्सो अ मिथ। रियली? यस, दैट्स आल्सो अ मिथ, क्योंकि अगर इस तरह हो तो हमारे जो बांग्लादेशी खत्ते के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं जो सी साइड्स पे रहते हैं, जो मछली बहुत खाते हैं, सी फूड बहुत यूज़ करते हैं, तो वो तो इवन यूरोप में भी, आप यूरोप की साइड पे चले जाएं तो वो तो मछली को दूध में पकाते भी हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ये इट्स एन एब्सोल्यूट मिथ।
विटिलाइगो जो है फुलबेरी एक ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी कि अपने मदाफ़ियती सिस्टम ने हमारे रंग बनाने वाले सेल्स जो मेलानोसाइट्स हैं उनको मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो रंग नहीं बना पा रहे और वो आपका पैच वहाँ से सफ़ेद हो जाता है। ओके, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आप एनी डूज एंड डोंट्स बिफोर वी से थैंक यू टू यू? डूज एंड डोंट्स यही है कि गर्मियों में आपको माइल्ड सोप यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्श सोप्स और फेस वॉशेस नहीं यूज़ करने चाहिए। कैसे पता चलेगा? ठीक है, आप जैसे ऑयल रिमूविंग वाले जैसे जितने भी फेस वॉशेस या बॉडी वॉशेस और टोनर्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्किन से ऑयल को रिमूव करेंगे उतना ज़्यादा आपका ब्रेन जो है वो अल्टीमेटली आपके ऑयल ग्लैंड से आपके ऑयल और सिक्रीट करा देगा। ठीक है, सनब्लॉक यूज़ करें एंड मेक श्योर दैट यू शावर डेली, कीप योरसेल्फ नीट एंड क्लीन। जी प्लीज, रोज बेसिक नहाना जरूरी हाइजीन है, प्लीज बेसिक हाइजीन। आई एम सॉरी टू। और जिनको स्वेटिंग ज़्यादा होती है वो बेशक 2 दफ़ा नहाएं, 3 दफ़ा नहाएं, बाहर से होके आते हैं, जो पसीना आया हुआ है उसको जिस्म से साफ़ करें ताकि आपको कोई इन्फेक्शंस वगैरह ना हो। बिल्कुल, और बच्चों को भी रोज नहाने की आदत डालें। वैसे भी इट कीप्स यू हेल्दी एंड फ्रेश रहना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। जी कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, मैंने आपकी वो बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने, अभी मैं भी इन चीज़ों को देखूंगी। मैं अभी 1-2 टोटके खुद भी देती हूँ घरेलू, डोंट वरी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। वेलकम जी, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, अब बढ़ेंगे हम शबाना की तरफ। शबाना क्या सुनाएंगी, क्या पेश करेंगी? मैं आपको कलाम सुनाऊंगी, छाप तिलक। प्लीज़ आ जाइएगा। ख़वातीन हज़रात, लाइव है ये परफॉर्मेंस, आ जाइएगा प्लीज़। छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलाई के। नैना मिलाई के, 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 नैना मिलाई के। बात अधम कह दी रे मुझसे नैना मिलाई के। बात अधम कह दी रे मुझसे नैना मिलाई के। भल भल जाऊं मैं तोरे रंग रिझवा। भल भल जाऊं मैं तोरे रंग रिझवा। तोरे रंग रिझवा, तोरे रंग रिझवा। अपनी सी कह दी रे मुझसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलाई के। खुसरो निजाम के बल बल जाए। खुसरो निजाम के, खुसरो निजाम के बल बल जाइए। बल बल जाइए, बल बल जाइए। बात यदम कह दी रे मुझसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलाई के। मुझसे नैना नैना नैना
मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना। जी ख़वातीन और हज़रात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगैन। और शबाना की आवाज़ में खूब, भाई अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है शबाना, माशाल्लाह यू आर ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आप लोगों के नाम शामिल करने का वक्त आ चुका है। नसीम अकरम है, माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। मुनीब हैं जी, ज़बरदस्त शो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। नायाब हैं जी, तमाम टीम को सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सादिया हैं जी, हम बेसब्री से आपके शो का इंतज़ार कर रहे थे, बहुत शुक्रिया, दुआओं में हमें याद रखिए प्लीज़। महरीन हैं जी, सुंदस आपकी आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। और बदर अली हैं जी, माजबीन प्लीज़ अंडे का हलवा बनाएं। माजबीन ये कैसे हो सकता है, क्यों होगा, कब होगा? वैसे तो ये सर्दियों की सौगात है, तो मगर दिल करे तो कभी भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर दिल करता है तो बना लें जब मर्जी। बिल्कुल ऐसे ही बना सकते हैं। हाँ। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ है। एक इसमें टिप होती है कि अंडे की स्मेल कई लोगों को बहुत बुरा फ्लेवर उसमें दे देती है, तो अगर आप कहती हैं तो मैं वर्बली जल्दी से बता देती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, पहले ज़रा हमारे जो यंगस्टर्स आए हैं उनको ना इंतज़ार ज़्यादा करवाएं ना। प्लेयर्स हैं, बास्केटबॉल प्लेयर हैं, इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी है, फिर मैं आपके पास भी आऊँगी, आप ड्रिंक्स रेडी कर दें ताकि इनको हम सर्व भी कर दें। ड्रिंक मैंने कर दी है सर। अच्छा कर दी, ओह एक्सेलेंट, मैंने देखा ही नहीं, मुझे नहीं ना की सर्व, तो मुझे पता ही नहीं चला। ख़वातीन और हज़रात, वी आर सो प्राउड कि जब हम देखते हैं, और मैंने हमेशा इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये हमेशा अनाउंसमेंट की है और अपने ख्यालात का इजहार किया कि मुझे दिल की गहराइयों से बड़ी खुशी होती है जब मैं अपने यंगस्टर्स को देखती हूँ। हर मैदान में आगे बढ़ने की जुस्तजू होती है, लगन होती है, और यही वो जुस्तजू है, लगन है, मोटिवेशन है, डेडिकेशन है जो पाकिस्तान का नाम रोशन करती है माशाल्लाह पूरी दुनिया में। सो ये जो मेरी 3 बहुत प्यारी प्यारी सी यंगस्टर्स मेहमान मौजूद हैं, दे आर अ प्राइड फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। बास्केटबॉल नाउ इज़ अ गेम जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान में लड़कियां खेलेंगी और फिर लड़कियां रिप्रेजेंट करेंगी, ये होता है ना, इसी तरह कुछ आंटियां बोलती हैं। तो जी ये मिथ है, क्योंकि अब हमारी बच्चियों ने साबित किया है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली ना सिर्फ रिप्रेजेंट बास्केटबॉल में करना है बल्कि मेडल्स भी लेके आने हैं। सो मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत हैं हमदा खुर्शीद हैं जी, और पाकिस्तान की जूनियर नेशनल बास्केटबॉल टीम की कैप्टन रह चुकी हैं। उसके अलावा जी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, 2019 में पंजाब ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और मलेशिया का टूर कर चुकी हैं, और कनेट कॉलेज से फुल स्पोर्ट्स बेस्ड स्कॉलरशिप भी लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैप्टन साहिबा कैसी हैं मैडम? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक, दुआएं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, साथ तशरीफ रख, आई लव हर हेयर, भाई मुझे आपके बाल बहुत प्यारे लगे, वेरी नाइस। आयमा डार हैं, वाइस कैप्टन है, मजाक नहीं आयमा ने कोई रखे हुए वाइस कैप्टन है नेशनल जूनियर बास्केटबॉल की, और मलेशिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, बहुत सारे मेडल्स भी जीत चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपका मेडल ज़्यादा बड़ा क्यों है, उनका छोटा क्यों है साइज में? ये नेशनल गेम्स का मेडल है। अच्छा ओह, अच्छा यहाँ पे पॉज करते हैं बात, पहले मैं ज़रा तीसरी मेहमान का तारुफ कराऊँ फिर ज़रा पूछती हूँ। अच्छा जी, अंशरा महमूद हैं जी, ब्यूटीफुल नेम, और HEC को भी रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, यंगेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर हैं, बहुत से अवार्ड्स जीत चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अंशरा मेडल तो दिखाओ। ओ, अंशरा का सबसे बड़ा है माशाल्लाह। नहीं, हम दोनों का सेम ही है। सेम है। शबाना किसका बड़ा है साइज में? नहीं सेम ही है। सेम ही? अच्छा सेम है, गुड। शबाना कैसा लगता है भाई? बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन माशाल्लाह इतना हमारे पाकिस्तान में टैलेंट छुपा हुआ है, तो वो भी पाकिस्तान में जाके बाहर आउट ऑफ कंट्री भी जाके रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है, बहुत अचीवमेंट है ये, बहुत बड़ी। जिस तरह आप भी यंगस्टर हो माशाल्लाह, और इतनी खूबसूरत आवाज अल्लाह ताला ने आपको लेकिन दी। गेमिंग में ये बहुत टफ काम हर है। कोई अपनी अपनी गेम हाँ है। जी। अच्छा जी, लड़कियों माशाल्लाह, बास्केटबॉल इज अ स्पोर्ट्स जो वैसे भी समझा जाता है कि अमेरिका में या वेस्टर्न ममालिक की गेम है, और फिर पाकिस्तान में इसकी टीम है सबसे पहले तो, और फिर खवातीन और बच्चियां खेल रही हैं, थोड़ा सा बताओ इस बारे में। जी बिल्कुल, मुझे तो खेलते हुए काफ़ी टाइम हो गया है इसको खेलते हुए,
और हर तरह पे हर गेम की अगर बॉयज़ की टीम होती है तो गर्ल्स की क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल। क्योंकि लड़कियां किसी से कम नहीं है। बिल्कुल। तो उनकी भी हर गेम में हर तरह की टीम है और माशाल्लाह हमारी लड़कियां इतनी एम्पावर्ड है इस चीज़ को लेके, वो लोग अपना बहुत बेस्ट देती हैं और बेस्ट परफॉर्म करती हैं, जिसलिए उनको रोका भी नहीं जा सकता। बिल्कुल। लेकिन आयमा, बास्केटबॉल तो इज़ अ वेरी डिफिकल्ट इन अ डिफरेंट गेम। उसके लिए तो बड़ा आपको स्ट्रांग होना पड़ता है और मुसलसल कोर्ट के अंदर जो है, इसको यही कहेंगे ना, कोर्ट ही कहते हैं आपको, राइट? क्योंकि मैं नेटबॉल खेल चुकी हूँ, मैं भी कम नहीं हूँ। मैं भी पहले नेटबॉल ही खेलती थी। हाँ, मैं सेकंड शूटर रह चुकी हूँ। टर्म्स आती है मुझे, मजाक नहीं मैंने रखे हुए ऐसे वाले। हाँ, मैं एग्जैक्टली बस यही स्टीरियोटाइप तोड़ रहे हैं कि औरतें किसी से भी कम नहीं होती, उनकी बॉडी टाइप उनको बिल्कुल भी किसी भी काम करने से रोक नहीं सकती। बिल्कुल। बस आप में स्किल होना चाहिए और लगन होनी चाहिए आगे बढ़ने की। बट हाउ वाज द रिस्पॉन्स आपकी फैमिली को? पहले बताओ, शौक कैसे पैदा हुआ, डेवलप कैसे शौक हुआ? शौक ऐसे पैदा हुआ कि माई डैड इज़ इन आर्मी, वाओ, माशाल्लाह। और तो वो उन्होंने मुझे हमेशा से इतना ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ के ऊपर, उन्होंने कभी भी मुझे नहीं रोका। और मैं शुरू से क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, आर्मी स्कूल में बच्चा यूज्ड टू प्ले नेटबॉल फर्स्ट। ठीक है। फिर उधर से मेरी सिलेक्शन हुई एंड आई स्टार्टेड बास्केटबॉल, और फिर अब फर्दर अब आगे चलता गया सब। वेरी गुड। अंशरा, आप यंगेस्ट, क्या उम्र में यंगेस्ट हो, एक्सपीरियंस में हो? थोड़ा सा जरा मुझे बताओ। यंगेस्ट भी और एक्सपीरियंस में भी, दोनों में मैं बहुत एक्सपीरियंस हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो कैसा लगता है पाकिस्तान को में खेलते हुए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए? बहुत अच्छा लगता है, बेशक हम लोग पाकिस्तान को करें, HEC को करें या लाहौर कॉलेज को करें, बहुत अच्छा लगता है रिप्रेजेंट करते हुए, खेलते हुए कि हमें कोई देख रहा है, हमें अप्रिशिएट कर रहा है, फैमिली से सपोर्ट मिल रही है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अब आप तीनों माशाल्लाह लाहौर कॉलेज में हो। अच्छा, एक्सीलेंट। लाहौर कॉलेज की तो अपनी एक माशाल्लाह लेगेसी है। और मैं साथ ही साथ आप लोगों के ये मेडल्स भी दिखाना चाहूँगी। भाई, ये मेडल्स अब क्लोजअप कर सकते हैं? मैं उठा नहीं सकती, मेरी मदद कौन करेगा? आके सर कोई एक आधी बच्ची कर दे। बच्ची तो मैं ऐसे कह रही हूँ, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, इतनी बूढ़ी नहीं हूँ मैं, प्लीज़ आ जाए। अच्छा जी, ये बताइएगा ये किस किस के क्या क्या मेडल्स हैं? ये जो है, एक है कि कितने जी सारे बास्केटबॉल के मेडल्स हैं, ठीक है। और कुछ इसमें पंजाब ओलंपिक्स के हैं, कुछ Excellent, बताती नेशनल्स जाओ। के हैं। ये है फीमेल अंडर 19 के थे। ठीक है। और ये है हबीब ऑफ ये देखें, साथ साथ दिखाते जाए ताकि क्लोजअप आप बताते जाओ साथ साथ जी। अच्छा, हाँ बताते जाओ। ये थे हम क्या कहते हैं, ये एक्चुअली आइमा डार के वो अपने सारे मेडल्स लेकर आई हैं, और ये आइमा, आओ हम ना, सब बताओ बताओ जल्दी से बताओ, ये कौन सा वाला है? तो ये हम लोगों ने टूर्नामेंट खेला था होम इकोनॉमिक्स की तरफ से। ठीक है। इसमें काफ़ी ऐसे मेडल्स हैं जो लोकल टूर्नामेंट्स के, मतलब जो ठीक है। लोकल कॉलेजेस हम लोगों के लिए टूर्नामेंट्स अरेंज करते हैं, ओके। उन सब में। और ये किसका है? ये लम्स वाला? ये बताओ। लम्स एक टूर्नामेंट कराता है, लम्स स्पोर्ट्स लीग। ठीक है। ये उसमें हम भी वॉन। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। एंड व्हाट अबाउट दिस? ये तस्वीर, अच्छा ओके, ये भी है, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, ये है जी, ये वाला? ये हमारा इंटर नेटबॉल का मेडल है। ठीक है। ये ऑल पाकिस्तान नेटबॉल टूर्नामेंट्स होते हैं फॉर गर्ल्स। एक्सीलेंट, हाँ, तो ये इसमें हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल लिया था। एक्सीलेंट। और ख़वातीनो ज़रा ये आप देखिएगा, अगर प्लीज़ कैमरा 1 दिखा सके, मैं सारे मेडल्स माशाल्लाह आप देखें शबाना कि ये गिनती में नहीं आ रही, ये इतने सारी अचीवमेंट्स हैं। क्लैप हो जाए जी, ये माशाल्लाह दे आर यंगस्टर्स और अभी तो इतना करियर आ गया। प्लीज़ आइएगा। अच्छा, मुझे बताओ कितनी फिजिकल ट्रेनिंग चाहिए होती है? बास्केटबॉल इज़ नॉट ईजी। मुझे याद है जब मैं नेटबॉल खेलती थी, नेटबॉल भी छोटी बहन ही हुई बास्केटबॉल की। बिल्कुल। मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? बिल्कुल सही है। तो वो मुझे याद है बड़ी एफर्ट करनी पड़ती थी, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग हमें करनी पड़ती थी। खैर, फिर मैं परस्यू तो नहीं ज़्यादा कर सकी। आप बताओ कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है? ट्रेनिंग तो जितनी कर लो उतनी कम है। अच्छा, ओके। लेकिन क्या हमें उसके लिए प्रॉपर ड्रिल्स करनी पड़ती है जो बास्केटबॉल से रिलेटेड होती है। For example? ड्रिबल ड्रिल्स होती हैं, शूटिंग की ड्रिल्स होती हैं, पासिंग की ड्रिल्स होती हैं, और क्या कहते हैं मूव्स चलाने की ड्रिल्स होती हैं, जिनको हमें रोज़ करना पड़ता है ताकि हम अपनी परफेक्शन लाएं। बिल्कुल इस सही। चीज़ में। टेक्निक्स भी तो होती हैं ना भाई, कि किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से। बिल्कुल। जब जैसे टूर्नामेंट करीब आने लगता है, हम लोग प्रॉपर मूव्स प्लान करते हैं कि हर टूर्नामेंट में टीम्स के अकॉर्डिंग, अगर बहुत टफ टीम है तो उसके लिए डिफरेंट मूव्स प्लान होती हैं हर बंदे कौन की सी move- टफ टीम रही है अब तक जो? जैसे अब हम जो हैं, अब हम आई थिंक हम ऐसे गार्ड्स को रिप्रेजेंट करते ठीक हैं, है। तो वापडा और आर्मी हमारा कंपटीशन है। ओके। और मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है हम लोगों से, और उन लोगों की एज भी हमसे बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली। तो अच्छा, साथ ये भी कह दी एज भी ज़्यादा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जितनी ज़्यादा एज होती है उतना एक्सपीरियंस आपको experience ज़्यादा होता है। पड़ता है। अच्छा, सही। तो आप कह रही हैं मैं फिर बहुत बूढ़ी हूँ। ठीक है, समझ आ रही है मुझे। अच्छा, ओके। तो फिर अब हमारा कंपटीशन वापडा और आर्मी है, और अब हम उनको बीट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह से हम रोज़ ट्रेनिंग करते हैं। कितनी different देर drills करते हो? हैं। 4 घंटे तो हम लोग रोज़ देते हैं। Really? What about you? हम लोग भी ये हम
बैच एक ही है हमारा। आज ऐसी से हम फ्रेंडशिप डे खेलते भी है हैं। ना, तो इस हवाले से भी ये तीनों दोस्त हैं ना, तो इस हवाले से आज फ्रेंडशिप डे है, तो उस हवाले से भी मैं कह रही थी ये अपने बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल हाँ। friendship अच्छा, कैसी है मैंने इनकी? इस तरफ भी आना था ख़वातीनो से। आज वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे है। शबाना थैंक यू, आप मेरी राइट हैंड बन चुकी हुई है। मैंने भी थोड़ी देर में इस हवाले से बात करनी थी। अच्छा भी वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे, आप तीनों बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स हो गए हो कि नहीं? जी हाँ। तो कैसा लगता है, कैसी दोस्ती है ये? कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, कितनी नाराजगियाँ होती हैं? अप्स एंड डाउन्स हर रिलेशनशिप में आते हैं। अच्छा। अब चाहे वो बहनों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो या किसी के साथ भी, लेकिन उसके बाद अपने दोस्तों को वापस मना लेना ही तो अच्छी दोस्ती है। बड़ी प्यारी बात। हमें बेनिफिट ये है कि हम लोग एक नॉर्मल दोस्त जो हैं वो 3-4 घंटे के साथ रहते हैं। हम स्पोर्ट्स की वजह से पूरा दिन एक साथ रहते हैं। हम जब टूर्स पे जाते हैं हम 7 दिन एक साथ रहते भी हैं, तो इसलिए ये बॉन्ड जो है वो ज़्यादा मजबूत है। बहुत स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये भी तो होता है ना कि आप एक जगह पे एक चीज़ ही, एक ही करियर हो माशाल्लाह से, आप अब एक ही टीम में हो, तो फिर कोई बहस हो जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि नहीं? बताओ। बहुत होती है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स हैं और फिर टीममेट्स भी होते हैं, तो फिर हमें हैंडल करना पड़ता है इन चीज़ों को। हमने कोऑर्डिनेशन करनी होती है, फिर फ्रेंड्स के साथ समझा देते हैं यार कोई बात नहीं, इस तरह हो जाता है। तो इसलिए गेम में भी हो जाता है, फ्रेंडशिप में भी हो जाता है, इसलिए हमारी दोनों चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं। बिल्कुल सही शबाना, आपकी तो फ्रेंड नहीं है, मेरी भी फ्रेंड नहीं, हम दोनों फ्रेंड हैं। मतलब हाँ। अच्छा, आपकी नज़र में अच्छे दोस्त की, अच्छी दोस्त की क्या निशानी है? हाउ डू यू डिफाइन अ गुड फ्रेंड? अच्छा दोस्त वो होता है कि जो आपको समझे, और चाहे जो मर्जी आपको कोई बात कर देना कि उसके खिलाफ ये ऐसे बनते, उसको उसकी बात यकीन नहीं है, अपने दोस्त पे यकीन होना चाहिए कि मेरा दोस्त मेरे खिलाफ ऐसी बात नहीं कर बिल्कुल सकता। ऐसा ही है। ख़वातीन नुज़रत, एक और बात, मैं इसको एक और एंगल से देखती हूँ, ये मेरा नज़रिया है, हो सकता है आप अग्री करें या ना करें। दोस्ती एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है जिसमें ट्रस्ट का पहलू और आंसर सबसे बढ़कर होता है। जब तक ट्रस्ट नहीं होगा, एतमाद नहीं होगा, आप खुल के अपने दिल की बात नहीं कर सकेंगे। और ज़रूरी नहीं होता कि दोस्त आपके हम उम्र हों, आपके अम्मी अब्बू भी आपके बेहतरीन दोस्त हो सकते हैं। और जब आप अपने माँ बाप को अपना बेहतरीन दोस्त बना लेते हैं, यकीन जाने ज़िंदगी के फैसले जो हैं आपके गलत हो ही नहीं सकते। सो दोस्ती का ये भी मैं पहलू एक देखती हूँ कि आपको अपने माँ बाप को और अपने बड़े बहन भाइयों को भी ज़रूर दोस्त बनाना चाहिए। ये तो चले कॉलेज की दोस्ती हो गई और ये तो दोस्ती डिफरेंट है, लेकिन अगर आप दोस्ती की मेरे से डेफिनेशन पूछे तो ये दोस्ती का एक एंगल है जो आपको ज़रूर समझना चाहिए। क्या कहेंगी इस हवाले से? आपकी कितनी फ्रेंडशिप है अपने पेरेंट्स से? मेरी फ्रेंडशिप इतनी है कि मैं आज इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, क्योंकि जब तक आपके पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता आप कहीं नहीं पहुंच सकते। तो मेरी मेरे बाबा से बहुत 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 फ्रेंडशिप है कि वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, वो मेरी हर बात को एक मेरे नज़रिए से समझते हुए मुझे हर जगह से सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। और फिर जब माँ बाप की रज़ा होती है तो मेरे रब की रज़ा होती है फिर, और फिर हर फैसले में फिर बरकत आती है। और ख़वातीन हज़रात, हम फ्रेंडशिप की बात करें, वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है। आप दिल खोल के इजहार करना चाहें, कोई अच्छी कोटेशन शेयर करना चाहें, प्लीज़ कीजिएगा। कोई शेयर करना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। अगले सेगमेंट में आपका नाम और आपका कॉमेंट भी शामिल इंशाल्लाह किया जाएगा। आप क्या कहती हो, कितनी ज़रूरी है दोस्ती और एक कम्युनिकेशन होना चाहिए माँ बाप के साथ, बड़े बहन भाइयों के साथ? बड़े बहन भाई तो होते ही आपके दोस्त हैं। हाँ। क्योंकि वो आपको उधर उधर सपोर्ट करते हैं जहाँ कोई भी नहीं कर सकता। और आई थिंक आपको दोस्त फिर भी आपको कहीं ना कहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन आपके बहन भाई आपको कहीं नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल ऐसा ही। और माँ बाप हमेशा से, अब ये बहुत बड़ी बात है कि अब आजकल हमारे बाप हमारे ही लेवल पे आके हमसे कम्युनिकेट करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझ के उसी लेवल पे आके हमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह हम अच्छे दोस्त ही बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड व्हाट अबाउट यू, आपको कितनी सपोर्ट पेरेंट्स से? मैं ये ख़वातीनों से इसलिए इन बच्चियों से, यंगस्टर्स से पूछ रही हूँ कि ये हमारा आने वाला कल है। अभी से आप देखें कि माशाल्लाह, और इवन शबाना की भी हम बात करें, इनकी आंखों में वो चमक नज़र आती है कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने अपनी अपनी फील्ड में, लेकिन माँ बाप की दुआएं समेटने का हुनर भी इनको इस उम्र में आता है। इसलिए अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में देखिएगा कितनी बरकत इंशाल्लाह लेके आएगा। जी बताइए। मुझे भी मामा पापा की तरफ से बहुत सपोर्ट है, क्योंकि अब स्पोर्ट्स के फील्ड में हमें सपोर्ट ज़रूरी होती है कि अगर पेरेंट्स से सपोर्ट्स ना मिले तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पेरेंट्स आपको पीछे से बैकअप करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कि आप लोगों ने आगे, अगर आप लेट भी आ रहे हो तो पता होता है कि हाँ ये यहाँ पे बिज़ी है, कोई नहीं, क्योंकि हालात भी बहुत ख़राब है जिसकी वजह से पेरेंट्स घबराते हैं कि इतनी लेट आएंगी ये वो। तो फिर वो बहुत अच्छा लगता है कि अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े हों।
बिल्कुल सही। और कितना अच्छा लगता है कि आप देखें कितना अवेयरनेस आई है, इतना शऊर बेदार हुआ है, हमारी बच्चियां हर फील्ड में। और फिर सड़क पे भी मुझे तो याद पड़ता है कि एक ज़माना था भाई मोटर बाइक पे बैठती थी बच्चियां तो लोग देखा करते थे, अब तो हमारी बच्चियां मोटर बाइक्स चला रही हैं, स्कूटर्स चला रही हैं और इतनी एम्पावर्ड है हमारी बच्चियां और इतने अच्छे तरीके से। आप क्या कहोगी, किस तरीके से आपको अच्छा लगता है? मुझे खुद स्कूटी चलाने का बहुत शौक है। चलाई है जिस तरह कभी? के- बिल्कुल चलाई है? एक दफ़ा चलाई थी। कैसा लगा? जोर की गिरी हुई थी। हेलमेट नहीं पहनी? पहनी थी, यहाँ थोड़े से स्क्रैचेस आए थे। अच्छा। लेकिन अब क्योंकि जो पेट्रोल के हालात चल रहे हैं उस पर अब हम बाबा मुझे कल ही ये बात करके इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लेते हैं और फिर अब इंशाल्लाह। अच्छा है ना, तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी। व्हाट अबाउट यू, आप दोनों को? अच्छा मुझे इंटरेस्टिंग भाई वाकयात तो बताओ, इतने टूर्नामेंट्स में प्ले किया है, कोई इंटरेस्टिंग वाकयात हुए हो, कोई अल्लाह ना करे लड़ाई हो गई हो, बहस हो जाती है, बाल नोचने की बारी आ गई, ये तो ये भी बड़ा मसला है। याद है बिल्कुल, हमें तो बिल्कुल बहुत अच्छे से याद है। बताओ भाई बताओ बता दो। हमारा एक फैसलाबाद में टूर्नामेंट था, ठीक है। वो बस एक फ्रेंडली मैच था जिसको वो हमारे बहुत सीनियर्स थे, उन्होंने हम लोग बहुत जूनियर्स थे उनसे, तो हम लोग अपने क्लब की तरफ से ही गए थे और फिर वहाँ पे हमारा मैच हो गया। एक जो पहला मैच था वो लोग जीत गए थे, एक उनमें जो सेंटर थी वो आर्मी प्लेयर थी, ठीक है। और जो दूसरी थी, बाकी जो थे वो लोग भी इंटरनेशनल रह चुके हैं। तो अब जो सेकंड डे मैच था वो हम लोग जीते थे। मैच में बीच में ट्रैश टॉकिंग चलती है, ठीक है। ये तो हर जगह हर सारी मैच चीजें नहीं बताएंगे हम, इसको हाँ सेंसर हाँ करके। जी, अच्छा तो क्या कहते हैं वो बस क्या होता है थोड़ी बहुत हो जाती है, अगर आपको कहीं कोनी लग जाए या कहीं तो वो थोड़ा सा माहौल गर्म हो जाता है। किसने किसको मारा? किसने किसको मारा? मुझे हमारी टीम की सेंटर ने उनकी टीम की सेंटर ने हमारी टीम को मारा। हमारी टीम को और वो मतलब ऑन लाइव हो गया, वो मतलब सारी यूट्यूब पे चलना शुरू हो गया उसी टाइम बहुत वायरल हुआ था। Really? नहीं तो कैसे लो शबाना हंस रही नहीं, क्या कैसे कोनियां मारी, बाल नोचे? असल में हमारी टीम की लड़की ने गुस्से में आके उसको धक्का मारा था कि वो भी शायद धक्का ही मारे, लेकिन उसने ये नहीं किया, उसने उसके बाल पकड़ लिए। हंसी मुझे इस बात पे आई है, दोनों टीम वाले अपने को चिढ़ा रहे थे, इसकी वजह से दोनों के बाल ज्यादा खींच रहे भाई अल्लाह, वो बाल उतर तो नहीं कि मेरे बाल होते तो उतर भी जाते हैं, मुझे टेंशन हो रही है। फिर बालों का क्या हुआ? जल्दी से हम लोगों ने छुड़ाया सबको और बाहर ले गए, लेकिन वो लाइव चला गया और सबने हमारे पूरे व्हाट्सएप भर गए लोगों के मैसेज। अच्छा मैं आपको ऑन अ लाइटर नोट बताऊं, ऑन अ लाइटर नोट है, लड़कों की लड़ाई का मजा नहीं होता, लड़कियों की लड़ाई का है ना। लड़कियों कि आप क्यों जज्बाती हो गए भाई? लड़कियों की लड़ाई का ज्यादा मजा होता है क्योंकि वो इमोशनल हो जाती हैं। अब क्या करें, हम इमोशनल हैं तो देखिए एक बात तो ये है कि तो बंदा लड़ रहा है, ठीक है, ऊपर से मोबाइल वाले जो होते हैं ना वो ऐसे वीडियो बनाने में बहुत कामयाब होते हैं और ऐसे मीडिया पे फिर चला देते हैं, और हमारा जो पाकिस्तान मीडिया ऐसे वो चीज़ों को उछालते हैं, ऐसी बातों का तो खास तौर पे मुझे भी इसी बात पे ज़्यादा हंसी आ रही थी। जब एक तो लड़ाई है उनको छुड़वाने के बजाय हम वीडियो बना रहे हैं, और ये बड़ी गलत बात है मेरी नज़र में ख़वातीन नौज़ात। और अब ये ठीक है, अच्छी बात है कई जगहों पे कि आपको जो है जहाँ पे कोई गलत काम आपको लग रहा है हो रहा है वो वीडियो आप बना के ज़रूर आप बताइए अवेयरनेस के लिए, लेकिन जब जहाँ पे कोई प्राइवेट इस तरह का मामला हो तो वीडियो नहीं बनानी चाहिए। एक ज़माना ऐसा था, अभी भी लोग करते हैं लेकिन उसकी शरह कम हो गई है कि लोग मदद के लिए पहले ज़्यादा जाया करते थे, लेकिन अब ये होता है कि हर कोई मजमा तो खड़ा हुआ होता है लेकिन उनमें से बहुत कम तादाद में लोग होते हैं जो मदद एक्चुअली कर रहे होते हैं। वीडियोज़ और तस्वीर, कुछ लोग तो सेल्फियाँ भी बना रहे होते हैं। ये मुझे लगता है ये ऑब्सेशन जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा तो अब जब पहला टूर्नामेंट जब जीता तो कैसे जश्न मनाया आप तीनों फ्रेंड्स ने, क्या सेलिब्रेट किया? हम लोग की आंखों में आंसू आ क्योंकि गए। हम लोग वैसे ही इमोशनल हैं, बहुत इमोशनल और हो जब आप कोर्ट के अंदर उतरते हो तो आपको अपने सारे इमोशंस खत्म करने होते हैं, तो आपका कोई दोस्त नहीं होता, दोस्ती कोर्ट से बाहर होती है, क्योंकि जो ओपोनेंट टीम है उसमें भी आपके दोस्त होते हैं, वेरी प्रोफेशनल। तो उसमें फिर आपको इस तरह रखना पड़ता है कि बस अभी ये जो मैच हो रहा है ये मतलब 1-on-1 ही है। एक्सीलेंट। तो उसमें जब कभी कभी ऐसा टूर्नामेंट्स भी आए, फैसलाबाद वाला ही बहुत मेजर टूर्नामेंट था जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए और हम सब ने एक दूसरे को गले लगा लिया और बस कुछ कहा नहीं, खामोश रहे, और शायद दोस्त होता ही है क्योंकि एक जो दूसरे को खामोशी में समझ समझ गए जाए। थे। बिल्कुल, वो देख रही होंगी लड़कियां, कुछ कहना चाहती हैं? कह दो कुछ कहना है? नहीं, बाद में करते हैं, बाद में। बस यही कहना है कि बी प्रोफेशनल, गेम को गेम की तरह गेम की लें, तरह। हार जीत होती रहती है, एक्सेप्ट करें। और कोनिया और मुक्के ना मुक्के ना मारा मारें। करें, बाल ना नीचे करें, गलत बात। आगे सर पे भी बाल कम है लोगों के बहुत से। अच्छा शबाना आप मुझे बताएं, माशाल्लाह काम करते हुए इतना टाइम हो गया, फर्स्ट ब्रेक थ्रू जो आपको मिला वो किस ईयर में मिला?
मुझे 2012 में ये पाकिस्तानी मुकाबला होता है हीर गायकी का, तो तब मुझे गोल्ड मेडल मिला था और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और शौकत अली खान साहब ने मुझे दिया था, उनके हाथों से मुझे मिला था। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। तो बहुत अच्छा लगा। और तब मैं बिल्कुल छोटी थी, मुझे इतना इन चीज़ों का नॉलेज नहीं था, ठीक है। फिर बाद में मैंने बाकायदा तौर पर मौसीकी क्लासेस ली, अलहमरा ज्वाइन किया, वहाँ से मैंने सीखा। फिर टीचर्स के साथ जाके फिर जैसे जैसे मैं सीखती गई वो इम्प्रूवमेंट होता गया। और एल्बम पे भी काम किया और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूँ। और आगे भी इंशाल्लाह सूफीज़म को साथ लेके चलेंगे और काम भी कर रही हूँ। और साथ स्टडी भी है कंटिन्यू, एमफिल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, हिस्ट्री में हुआ है। बिल्कुल। और आपका ताल्लुक कसूर से जी जी, कसूर से है। कसूर तो वैसे भी माशाल्लाह जो है तो किस सूफियों की धरती, तो किस तरीके से माशाल्लाह वो भी तो एक अटैचमेंट। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कसूर से मैंने कसूर में बुल्ले शाह का जब ये मेला होता है वहाँ पे जाके परफॉर्म भी करती हूँ हर साल। हीर वारिस शाह भी जब ये सैयद वारिस शाह का मेला होता है वहाँ पे भी जाके परफॉर्म करती हूँ। ये एक ड्यूटी लगी हुई है मेरी कि वहाँ पे जाके मैंने अपनी हाजिरी देनी है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा, लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और आज जो भी कुछ हूँ अपने अम्मी अब्बू की दुआओं की वजह से हूँ, अपनी बहनों की वजह से हूँ और अपने फ्रेंड्स की दुआओं की वजह से। अच्छा, अगर उधर उनके मज़ार पे जाएं तो वो एक कवाली का समा हमेशा होता है। जी जी, उधर बुल्ले शाह के दरबार है ना, हमेशा होता है। उसकी क्या खास वजह है? बस लोग अपने शौकिया तौर पे वहाँ लगे होते हैं और आप सुना रहे होते हैं और लोग वहाँ पे ऐसे गुनगुना रहे होते हैं कि बंदा वहाँ पे खड़ा होना ऐसे रूह कांप रही होती है। बिल्कुल, एक शहर में आप गिरफ्तार हो जाते हैं और उस शहर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, तो पेरेंट्स की कितनी सपोर्ट रही, थोड़ा सा बताओ आप भी। पेरेंट्स की अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और आज जो भी हूँ अपने अब्बू और अम्मी मतलब घर में होते हैं, लेकिन अब्बू को बहुत ज़्यादा शौक है। मेरी बेटी शबाना अब्बास का एक नाम, और अब्बू जो अब्बू मुझे सपोर्ट करते रहे ना अभी भी। अब अपने अब्बू को बता के मैं यहाँ पे पीटी, अच्छा पुत्र पीटी भी थे बैठी, अच्छा मैं पुत्र प्रोग्राम वेना पिया, ठीक है पुत्र किदों आना ही फोन करके पूछते। कुछ कहना चाहेंगी अंकल को अपने अब्बू जी माई हुई पीटी। अब्बू को बहुत खुशी होती है और ऐसे अब्बू अपने फ्रेंड्स को बता रहे होते हैं मेरी बेटी पीटी भी पे आ रही है, प्रोग्राम देखिएगा। अब्बू को बहुत ज़्यादा जीती रहे, खुश रहे। मैं आपको गले लगाने लगी हूँ क्योंकि जो वालिद होता है ना, वालिद की बेटी के साथ एक ऐसी एसोसिएशन होती है ख़वातीन हज़रात कि बाप की बड़ी खास दुआ होती है। माँ तो दुआ करती है, लेकिन जो बाप की दुआ है ना वो मेरा रब जरूर सुनता है। सो ये वो बच्चियां हैं हमारी जो दुआएं समेट रही हैं अपने बड़े बुजुर्गों से, और मुझे इतनी खुशी होती है, मेरी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं जब से खुद एक माँ बनी हूँ ना, तो तब अब अंदाज़ा होना शुरू हुआ है कि ख़वातीनों से दुआ देना और दुआ समेटना भी एक आर्ट है, लेकिन अगर जल्दी समझ आ जाए तो आपका भला है। अच्छा जी, कोई पैगाम देना चाहोगी जल्दी से? भाई, आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू माशाल्लाह से। कोई मैसेज देना चाहो? मेरा तो मैसेज ये है कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी ख़वातीन है जो अपने आप को आगे लेना चाह रही हैं, प्लीज़ अपना टैलेंट अंदर मत रखें, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, उसको सिर्फ और सिर्फ बाहर लाने की ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ कोई ख़वातीन पीछे ना रहे और पाकिस्तान का नाम बहुत बहुत प्राउडली पूरी दुनिया में लिया। व्हाट अबाउट यू, आप बताएं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर औरत को बस ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। आप बस अपने आप को इतना बेहतरीन कर लो कि कोई आपको कोई चीज़ रोक ही ना सके, और अपने अंदर की जितनी भी स्किल्स हैं उनको इतना इम्प्रूव कर लो कि आप ज़िंदगी में बहुत एक्सेल करो। प्लीज़ अपने घरों से निकलें और अपना नाम रोशन करें। शबाना, आप आंखें आपकी नम हो गई। हम चाहते हैं हंसती मुस्कुराती नहीं, मैं हंसती हूँ। आपके वालिद साहब ही सो प्राउड ऑफ यू माशाल्लाह। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि फ़ीमेल्स को बाहर निकलना चाहिए और मोटिवेशन ज़रूर करना चाहिए। फ़ीमेल्स को मोटिवेशन मिलेगी तो इंशाल्लाह फ़ीमेल्स कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँचेंगी। बिल्कुल, आप तीनों इधर आइएगा। और ख़वातीनों साथ यहाँ पे मैं मर्द हजरात हमारे जो हैं, जो वालिद हैं, जो भाई हैं, जो बेटे हैं, खुदारा हमारे माशरे में हमारी बच्चियों की, बहनों की, बेटियों की, दूसरों की बहनों की, बेटियों की इज़्ज़त कीजिए, क्योंकि आपके घरों में भी बेटियां हैं मौजूद, बहनें मौजूद हैं, आपकी वालदा मौजूद हैं। सो आप जब इज़्ज़त करेंगे, यू टेक द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम लेंगे आप, तो आप देखिएगा कि माशरा कितना खुशहाल हमारा हो जाएगा। और अब तो इतनी अवेयरनेस है, और वी आर सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ दीज 3 गर्ल्स। ये जो ग्रीन ब्लेज़र है ना ख़वातीनों हज़रात, ये जब आप पहनते हैं ना तो एक ताकत और हिम्मत ही कुछ और आ जाती है। अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए जो जोश और जज्बा होता है ना, और फिर साथ आपके बड़ों की दुआएं हों, तो फिर अल्लाह ताला सारी मुश्किलात और रास्ते हमवार करता है। अल्लाह ताला आप तीनों को बहुत तरक्कियां दे, कामयाबियां दे। थैंक यू सो मच। इधर से मैं तीनों को जो है ना ऐसे ऐसे वाला हक दूंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ बैठिएगा। थैंक यू सो मच। आइएगा। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू ख़वातीनों ज़ात। और साथ ही साथ आपके मैसेजेस भी अगले सेगमेंट में शामिल किए जाएंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है कि शबाना की आवाज़ में खूबसूरत सा कलाम सुनाएंगी रेशमा जी का। रेशमा जी का प्लीज़ आइएगा। वो भी फोर्स रेशमा जी को ट्रिब्यूट पेश करते हुए लाइव है जी, आइएगा।
जी ख़वातीन औज़ात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच। आपके मैसेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया। शबाना को ख़ास तौर पे जी पजीराई मिल रही है। शबाना ब्यूटीफुल माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इसी खुशी में आप पुलाव खाएं प्लीज़, चनों वाला जो है। जी, जी। कैसा है? अभी मैं चेक करती हूँ, कर लो। अच्छा वैसे कितनी सादी हैं वो, अगर कोई और गेस्ट होता माजिबीन वो कहता बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, लेकिन देखने में अच्छे लग रहे हैं चावल, है ना। अच्छा रेसिपी की तरफ अच्छे, मज़े, बहुत मज़े का। बहुत मज़े का, ठीक अब है। इनसे ये पूछे इन्होंने चावल खाए या हलीम? नहीं नहीं, हलीम खाया मैंने। हलीम खाया है? हाँ जी, चावल तो आई नहीं है, मैं चावल ही देख रही थी इधर उधर, तो आपने पूछा तो मैंने कहा चलो चेक करके बता देती हूँ। बोली नहीं, उन्होंने कहा मैं गलत ना कह दूं सुंदस को। कितनी अच्छी, मैं इसीलिए मेरी फ्रेंड नहीं है, बस आज से बेस्ट फ्रेंड हो चुकी है। माजिबीन से रेसिपी भी थोड़ी देर में अभी पूछेंगे, किचन के सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन हमारी एक बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत और बहुत इनका नाम और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए ख़वातीन हज़रात, फोटोग्राफी जो है ना, ये कोई मजाक नहीं है। कैमरा पकड़ने का हुनर है एक, और कैमरे की आंख किस चीज़ को किस अंदाज से कैप्चर करती है, ये आर्ट मेरी इस मेहमान शख्सियत को ये अबूर हासिल है। और अल्लाह ताला का ख़ास करम इन पे, इंटरनेशनली तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया ही किया, लेकिन जब सैयद मेहदी बुखारी साहब की बात करते हैं तो आप राइटर भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, ट्रैवलर भी हैं। पाकिस्तान को शायद ही कोई कोना होगा जो इन 14 सालों के सफ़र में इन्होंने जो है ना एक्सप्लोर किया हो, और गर्मी हो सर्दी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो या ना हो, लेकिन इन्होंने अपने कैमरे की आंख से किस किस तरीके से खूबसूरत अंदाज से पाकिस्तान के लैंडस्केप को कैप्चर किया, ये हम जानेंगे इनकी ज़बानी। उसके अलावा जी अगर बात करें इनके काम के हवाले से तो अवार्ड्स बहुत बेशुमार एजाज़ात हासिल कर चुके हैं, लेकिन हाल ही में जो है अब यूएन के साथ, यूएन में कंसल्टेंट मीडिया एंड कम्युनिकेशंस हैं, और इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स भी प्रोफेशनली इक्विप्ड हैं, यूनिवर्सिटी में किससे भी ताल्लुक़ रख चुके हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हैं। सो हमारे साथ मौजूद है सैयद मेहदी बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इंसाफ नहीं कर पाई, एक तो ना मुझे देख के तारुफ कराना ज़रा अच्छा नहीं लगता, ये मेरी नलायकी, लेकिन फिर मुझे होता है मैं इंसाफ कर सकूं। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया जी। और आपकी कुछ ज़रा जो कैप्चर की हुई लैंडस्केप्स हैं, ज़रा उनकी तरफ नज़र दौड़ाते हैं और फिर वापस आते हैं। जी दिखाइएगा। ख़वातीनो हज़रात, अमेजिंग, एक क्लैप हो जाए जी, और मेरी अकेले की क्लैप ही काफ़ी है। सर दिस इज़ माइंड ब्लोइंग। ये आसान काम तो नहीं है। आसान काम नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अच्छा, मैं अगर फ्रैंकली कहूँ तो ये आर्ट की ऐसी फील्ड है जो कदरे आसान है। अगर आप कंपेयर करें राइटिंग से, मौसीकी से, कंपोजिशन से, या दूसरी आर्ट फॉर्म पोइट्री से, तो वक्त के साथ साथ आसान नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर किसी को शौक़ हो तो स्किल इन्हेंस करके वो बेहतर होता जाता है। लेकिन आपको ये शौक 14 साल पहले हुआ? जी हाँ, तकरीबन 14-16 साल का 14-16 नौजवानी थी। अभी भी आप नौजवान हैं, लेकिन तब इतनी तो सर अवेयरनेस भी नहीं थी, तब तो मेहदी साहब इतना शऊर भी नहीं था। नहीं था। फोटोग्राफी को बस महज कैमरे की तौर पे, यानी तस्वीरें या तस्वीर कैप्चर करने की हद तक था। इसको शोबे के तौर पे मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा लोगों ने शोबे के तौर पे मैंने भी नहीं लिया, मेरी भी ये हॉबी रही। जिस ख़ास तौर पे जिस घराने में मैं था वो कट्टर मजहबी सादात घराना था। ठीक है। और ऐसे घरानों में फोटोग्राफी या ट्रैवलिंग को वारागर्दी कहा जाता है। ठीक है, सादा ज़बान में। सादा ज़बान में। तो वालिद साहब इसके बड़े मुखालिफ रहे। वो कहते थे ये किस चक्रों में हो तुम, जाना पहाड़ों में जाके कई दिन रहना और कैमरा लेके घूमना, तुमने पढ़ना नहीं, कैरियर नहीं बनाना, ये नहीं करना। उनकी एक अपने कंसर्न थे, क्योंकि मैं इकलौता था, इकलौते के बारे में ज़्यादा ही होते हैं। लेकिन मुझे वालदा की सपोर्ट रही है हमेशा, और सबसे पहला कैमरा मुझे वालदा ने ही अपनी वसाइल से दिलवाया। वो स्कूल जॉब करती थी। रियली? अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ओके। तो वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। ठीक है। और चलते चलते ये सब हाबी रहा। सोशल मीडिया जब आया
और सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, उस पर बहुत से टैलेंटेड लोग सामने आए हैं जो कि शायद अगर ये ना होता तो उनकी कोई पहचान भी ना होती, क्योंकि लोग एक दूसरे से ग्लोबली लिंक हुए, एक दूसरे को जानने लगे, तो उससे पजीराई मिली। और आहिस्ता आहिस्ता ये शौक़ जो है वो जब आपको आर्टिस्ट का फ्यूल एप्रिसिएशन होती है, जब आपको 4 लोग कहने लग जाएं कि अच्छी तस्वीरें, तो फिर आप में मज़ीद होता है कि इससे भी अच्छा काम करके दिखाया जाए। ऐसा ही है। तो कोशिश यही रही कि पाकिस्तान का नाम और लैंडस्केप दुनिया के सामने पेश किया जाए कि ये मेरा मुल्क है, बलूचिस्तान से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक, जिसको उस ज़माने में शुमाली इलाका जाती कहा जाता था, गिलगित बल्तिस्तान का नाम अभी बात सही। तो इसी सफ़र में मैं रहा हूँ। कोई गांव ऐसा कोई रह गया हो, कोई शहर रह गया हो, कोई कोना रह गया हो, कोई गली रह गई हो, कोई मोहल्ला रह गया हो, मेरा नहीं ख्याल, पाकिस्तान पूरा एक्सप्लोर अल्हम्दुलिल्लाह किया। गिलगित बल्तिस्तान की तो शायद कोई गली गांव भी नहीं रहा। उससे मेरा इश्क रहा, शुमाल से मुझे मोहब्बत रही और उसको मैं हमेशा अपना दूसरा घर कहता हूँ। ठीक है। बलूचिस्तान मुझे अच्छा लगता है, दिल को लगता है, क्योंकि उसका जो लैंडस्केप है वो बिल्कुल बैरन, रफ, रेत है और मिट्टी के भुरभुरे और पत्थर के पहाड़ हैं। नॉर्थ का जो लैंडस्केप है वो नदियाँ, चश्मे, दरिया, नाले, वैली। और ये नॉर्थ में प्लीज मरी और नथिया गली की नहीं सिर्फ हम बात करें, ये एक तो हमारे यहाँ ये बड़ा आम तासुर है कि नॉर्दर्न एरियाज जी मरी जा रहे हैं, पेट्रियाटा जा रहे हैं, ये नहीं, इससे आगे बढ़कर है। अब तो इतने इतने इलाके। पहली तस्वीर प्रोफेशनली किस इलाके की, किस जगह की लैंडस्केप की खींची और उम्र क्या थी? हुंजा। मैं 21-22 साल का था और जाना कैसे हुआ ये मैं काफ़ी दफ़ा जिक्र भी कर चुका हूँ। असल में मैं घर से नाराज़ होकर निकला था। अच्छा, रियली? क्यों? हाँ, वो वाला साहब बड़े सख्त तबीयत के थे। ठीक है। एक दफ़ा उन्होंने डांटा तो मैंने सोचा कि चलते हैं, 1-2 दिन बाहर गुजार आते हैं। तो तब तक वाला साहब का गुस्सा होगा ज़रा ठंडा। ठीक है। और मैं ऐसे ही पीर बधाई रावलपिंडी पहुंचा और वहाँ पे गिलगित की बस लगी हुई थी। गिलगित का मैंने सिर्फ नाम सुना हुआ था। ओके। कैलेंडर्स आया करते थे, उसमें कुछ तस्वीर होती थी, तो मैंने कहा 1-2 दिन गुजारना है तो चलो गिलगित ही चलते हैं। कंडक्टर जो था वो मुझे कहता कि यार ये 15 घंटे में आ जाएगा, बैठो। ठीक है। मैंने सोचा चलो एक रात वहाँ गुजार के अगले दिन वापस आ जाऊँगा। जेब में पैसे थे कि नहीं? हाँ, भाग तो थे। कितने पैसे थे उस ज़माने में? 5000 था। अच्छा, नॉट बैड। हाँ हाँ, ज़्यादा ठीक है, फिर ठीक है। उस ज़माने में 620 या 30 रुपए की टिकट हुआ करती थी पिंडी से गिलगित की। ठीक है। रोड कंडीशंस बहुत ख़राब थी। वो 24 घंटों बाद गिलगित में पहुंचा था और उससे अगले दिन मैं वापस आ गया था, क्योंकि मुझे खुद डर लगना शुरू हो गया था कि मैं घर से 2 दिनों से बाहर हूँ। ठीक है। लेकिन वो जो पहला सफ़र मैंने किया और वो इलाके देखे, स्प्रिंग सीज़न था, चेरी ब्लॉसम था, एप्रिकॉट ब्लॉसम था और सड़क के दोनों तरफ फूलों से लदे हुए थे। वाओ। वो मंजर मेरे लिए बड़ा नाकाबिले यकीन था, मैंने पाकिस्तान को ऐसा कभी देखा नहीं था। सही। वापस आके फिर मैंने ये शौक़ मुझे पैदा हुआ कि मैं दोबारा जाऊं, उन इलाकों को, उनकी खूबसूरती को लोगों को दिखाऊं। फिर छोटा सा मिनी सा कैमरा लिया, नया नया डिजिटल आना शुरू हुआ था। ठीक है। दोबारा गया, लेकिन घर वालों की रजामंदी से इजाज़त लेके गया। ठीक है। और वो तस्वीर ला के जब दिखाई तो लोग यकीन नहीं करते थे कि ये पाकिस्तान है। सही। तो पहला सफ़र आपने पूछा, वो पहला मेरा जो इंटरेक्शन था गिलगित बल्तिस्तान से वो हुंजा से था। सही। कोई इंटरेस्टिंग इतने सारे मेहदी साहब वाक़यात होंगे। आपने जब से अपने सफ़र का प्रोफेशनली आगाज़ किया तब तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी, सड़कें थीं कि नहीं, इतने वसाइल, इतने होटल्स, रेस्टोरेंट्स भी नहीं होते होंगे। तो वहाँ की लोकल कम्युनिटी के साथ और जितनी हॉस्पिटैलिटी देखने में और मेहमान नवाजी मिलती है, सुनने में जितना आया, हमने लोगों से भी पूछते हैं, ऑब्वियसली मेहमान आते हैं, थोड़ा सा बताइएगा इंटरेस्टिंग वाक़यात। कभी कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो लोगों ने मदद की हो? लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। हम अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, उस ज़माने में 2004-2005 में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा था। अब कदरे, अब तो कराक्रम हाईवे बहुत बेहतर हो गई और नेटको की बस चला करती थी जो कि गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट थी। ठीक है। और लोग उसमें बकरियों समेत, माल मवेशी समेत ही सफ़र किया करते थे। सफ़र के हालात भी काफ़ी बुरे होते थे, ऊपर से सफ़र लंबा होता था। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान ऐसा रीजन है कि लिटरेसी रेट हम सबसे आगे, पूरे पाकिस्तान से आगे, क्राइम रेट 0, मेहमान नवाज, खुश अखलाक लोग हैं और वहाँ पे ऐसे तल्लुक बने कि मैं उनकी शादियां भुगताने के लिए भी फिर जाता रहा। Really? हाँ, शादी की भी फोटो। आपने तो मुझे ब्रेक में कहा कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं लोगों फोटोग्राफी के लिए नहीं जाता रहा मैं दोस्तों के तल्लुक के लिए, शादी है किसी की,
किसी की बहन की शादी है तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मेरे वहाँ पे फैमिली टर्म्स बने। लेकिन फिर वो ये हो गया कि तस्वीरें तो खिंचवा ली लोगों ने, इतना जी प्यार हाँ, और जी इतना हाँ, जी हाँ, रिस्पेक्ट। जी। अच्छा, तो फैमिली टर्म्स बने, मैं उनकी दुकानों पे उनकी गैर मौजूदगी में भी बैठता रहा हूँ ठीक है। और उनके घरों में स्टे किया। वहाँ पे बहुत सारी खालाएँ हैं जो मेरी माँ हैं, जो मुझे अपना बेटा कहती वाह। हैं, और जब भी मैं जाऊँ वो मुझे अपने घर में ना सिर्फ ठहराती हैं बल्कि अगर मैं ना जाऊँ तो नाराज़गी और गिले मिलते हैं। तो बल्तिस्तान के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और मैं उनका मशकूर हूँ। बिल्कुल। और ख़वातीन हज़रात, आप देखें मेहदी साहब ने तो ट्रैवल किया है, विटनेस किया है, लेकिन हम वैसे भी अगर पाकिस्तान की बात करें, नॉर्दर्न एरियाज़ की, पाकिस्तान के किसी कोने की भी, इतनी ईमानदारी है उन लोगों में, ऑनेस्टी है और इतनी हॉस्पिटैलिटी है कि मैं ये हमेशा बात करती हूँ कि पूरी दुनिया का कल्चर एक साइड पे, मेरे मुल्क का जो कल्चर है, जो रिवायात हैं, जो मेहमान नवाजी है, जो इज़्ज़त और मान के साथ जो लोकल लोग हैं उधर के, लोकेलिटीज़ आपकी हेल्प करती हैं अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, इसका कंपैरिजन नहीं सा किया जा जी, नहीं सकता। किया जा सकता है। अच्छा जी, पूरे पाकिस्तान को माशाल्लाह एक्सप्लोर किया। आई नो इट्स अ टफ क्वेश्चन, कौन सी ऐसी जगह लगी, पहली तो हुंजा बता दिया आपने, चले वो तो फर्स्ट टाइम हो गया, कौन सी ऐसी जगह लगी कि आपने कहा मैंने इधर से तो जाना ही नहीं है, कि इज इट फॉर रियल, कहीं ये जन्नत तो नहीं है? एक होता है ना इंसान स्टार स्ट्रक हो जाता है। जी हाँ, हुंजा तो पहली मोहब्बत थी, लेकिन आज के हालात में टूरिज़म इतना ज़्यादा हो गया, उस वक्त रश नहीं हुआ करता था क्योंकि फ़ॉरेन टूरिज़म हमारा तबाह हो चुका था 9/11 के बाद। जो हम लोकल थे पाकिस्तानी वो हुंजा को जानते ही नहीं थे, तो वहाँ पे सुकून था, शांति, अमन। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों ने तस्वीर देखना शुरू की, जब लोगों ने वीडियोज़ उनकी आना शुरू हुई इलाकों की, वहाँ पे डोमेस्टिक टूरिज़म का रेल आया। अब वो इलाके पॉपुलेटेड भी हो गए, कमर्शियल भी हो गए। फिर वक्त के साथ वहाँ पे जो ट्रीज़ थे उनकी भी कटिंग होना शुरू हो गई, वहाँ पे होटल बनना शुरू हो गए, सही। कंक्रीट का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, तो जो एम्बियंस था उस एरिया का काफ़ी हद तक डैमेज हुआ। सही। खूबसूरत इलाका जहाँ से वापस आने का दिल नहीं करता वो अब भी गिज़र है। अच्छा, ओके। गिज़र की जो साइड है वो अब भी काफ़ी हद तक अनपॉपुलेटेड है, टूरिस्ट का इतना वहाँ पे रश नहीं है। और गिज़र की वैली फंडर जो है वो इंतहाई दीदा ज़ेब वैली है। अच्छा। ड्राई फंडर वैली के बीच में से बहता है और इर्द गिर्द खेत हैं। वहाँ पे उस दरिया के किनारे या उस वैली में घूमते हुए मेरे अलावा कोई भी जाएगा उसका यही दिल करेगा कि यहीं पे ठिकाना होना चाहिए तो मुस्तकिल। आपका क्यों नहीं ठिकाना है, आप वहाँ पे हो सकते? मेरा कभी सोचा? रोजगार का सिलसिला था कि फनकार ने कमाना भी तो था, किचन भी तो चलाना है, वहाँ पे जाके जोगी मार के बैठ के तो गुजारा नहीं होगा, खासतौर पे फैमिली वाला बंदा क्या करेगा। तो रोजगार के सिलसिले में हमको शहरी इलाकों में ही रहना पड़ता है। बिल्कुल सही। अच्छा, जो पहली बार आप गए वालिद साहब से नाराज़ होके या चले गए कि वालिद साहब का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तो जब वापस आए तो वालिद साहब सही थे, खुश हुए देख के, या और गुस्सा किया? ये भी होता है कहीं केस में कि और गुस्सा होता है कि ऐसी ऐसी भाई। उसमें मज़े की बात ये थी कि वालिद साहब ने परेशान होके पुलिस रिपोर्ट करा दी थी ठीक है। गुमशुदगी की। खैर वापस आया तो वो लेके गए मुतलका थाने में कि ये बच्चा मेरा वापस आ गया। थानेदार ने भी डांटा बहुत, वो जाहिर है उसने डांट ही पड़ी हर जगह से। वालिद साहब ने अपना जब गुस्सा निकाल लिया तो फिर उन्होंने मुझे कहा तुम गए कहाँ थे? मैंने उनको बताया कि मैं हुंजा में था। फिर उनका ये था कि कहीं उन्होंने पुराने ज़माने में किसी दोस्त के साथ सफ़र किया हुआ था और वो हुंजा में उस ज़माने में ठहरे हुए थे। उन्होंने फिर अपनी कुछ सफरी यादें जो पुरानी थी वो मुझे बताई और फिर कहा आइंदा जाना हुआ तो मुझे बता के जाना। और उसके बाद उनको ये समझ आ गई कि ये जाएगा, लाजमी जाएगा। उसके बाद मैं जब भी गया हूँ वो फिर घर वालों की रजामंदी से, लेकिन वाला साहब हमेशा इसके खिलाफ ज़रूर रहे हैं कि ये फजूल शौक तुम पाल रहे हो। बिल्कुल सही। नहीं नहीं, लेकिन पहला सफ़र जो है बस पे किया, फिर उसके बाद कैसे सफ़र करना शुरू किया? बाद में वो तो आहिस्ता आहिस्ता फुली इक्विप्ड हुए, देखिए रिसोर्सेज वो ज़्यादा हुए। स्टूडेंट एज थी या मेरी जॉब शुरू हुई तो सैलरी से आप इतना अर्न नहीं करते कि आप अपने सफरी अखराजात भी निकाल सकें। तो शुरू के जितने सफ़र हैं वो बस पे हैं, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, ओके। और आगे भी लोकल ट्रांसपोर्ट पे। कभी बस खराब हुई हो बीच में? बहुत फंस- दफ़ा बस ख़राब हो जाती थी। कभी कभी पहाड़ी नाले जो हैं वो कराक्रम हाईवे पे लैंडस्लाइड की वजह से ब्लॉक कर देते थे। बिल्कुल। 4 दिन आपको एक जगह पे स्टक होना पड़ जाता हुआ था। आपके साथ ऐसा? बहुत दफ़ा हुआ। मैं चलास में कई दफ़ा 4 दिन, कई दफ़ा 6 दिन स्टक रहा के रोड ही नहीं। आपको गुस्सा आता है कि नहीं? मुझे लगता नहीं है आपको गुस्सा आता है। नहीं, गुस्सा आप जब बेजार हो जाते हैं तो फिर तो आने लगता है। लेकिन पहाड़ों से इंसान की मोहब्बत होती है, ठीक है, लेकिन पहाड़ ऐसी चीज़ हैं जो आपको उकता भी देते हैं। बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा दिन वहाँ पे बसर करना शुरू हो, हमारा मिजाज वैसा नहीं है। वहाँ पे सहूलियत का फुकदान है,
खाने उस तरह के नहीं हैं जो हम यहाँ पे पंजाब में जिस तरह का हमारा टेस्ट है। होम डिलीवरी करा लिया करें, नहीं वहाँ पे होम डिलीवरी पंजाब से कहाँ से होगी? तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है इंसान को घर की याद भी सताने लगती है कि याद बस अब सताने। काफ़ी वक्त बीत गया, वापस आ जाए। बिल्कुल। और वापसी के सफ़र में रोड ब्लॉक हो जाए तो फिर तो बहुत ही गुस्सा आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यही आर्ट है सफ़र का, ट्रैवलिंग का। वो मेरी बेटी है ना, वो अक्सर कई जगहों पे कहती मामा होम डिलीवरी करा ले, तो मैंने कहा बेटा इधर नहीं कोई होम डिलीवरी होती। सो वो मुझे इसलिए। आप बताएं कितना ट्रैवल किया शबाना? मैंने ये मरी वगैरह तो कहीं भी नहीं गई है। मरी नहीं गई? नहीं गई, अभी तक नहीं गई और ना ये कर दो। चलो चलें, प्रोग्राम खत्म होने वाला, कितने मिनट रह गए? चलो लेकिन मैं कराची गई, वहाँ पे जो कराची से आगे मुबारक विलेज, वहाँ मैं वीडियो शूट करके आई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था, समुद्र के किनारे पे वीडियो शूट करके। वो बड़ी अच्छी जगह है मुबारक विलेज, वहाँ पे करके आई थी। बिल्कुल 2 दिन वहाँ पे स्टे किया था, लेकिन बहुत मज़ा आया था शूट। बहुत मज़ा। लेकिन मरी जाने का और उससे आगे एक्सप्लोर करने का है शौक? हाँ बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन अभी ये मम्मा बहुत डरती, मम्मा कहती नहीं बेटा वहाँ पे नहीं जाना, ऐसे हो हादसा हो जाएंगे। मैंने कहा मम्मी मुझे जाने का शौक है, लेकिन मिल जाएगी, ऐसा ऐसे मना रही हूँ अभी भी इनको। इंशाल्लाह ताला। पहाड़ों में वैसे परियां बहुत भी ज़्यादा रहती हैं। शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है मुझे। परियां भी रहती हैं वैसे पहाड़ों में? सुना हुआ है मैंने। सुना हुआ है। वैसे ये हमने जो ये कहानियाँ किस्से मेहदी साहब सुने हुए हैं, आपके भी जहन में तो ये किस्से कहानियाँ और लोग आपसे पूछते तो होंगे। आई एम श्योर आई एम नॉट द फर्स्ट वन आस्किंग यू दिस क्वेश्चन। देखें, शुमाल के लोग इस बात पे बिलीव भी रखते हैं कि परियां होती हैं। ओके। ये एक मिथ है या नस्ल दर नस्ल चलती हुई कहानियाँ उन तक पहुँचे। गिलगित की लोक दास्तानें जो हैं वो जिन्नात और परियों पे मबनी हैं, उन्हीं पे, उनकी शायरी में भी उसी का। यहाँ पे आप कह रहे हैं परी देखी, मैंने परी के बच्चे देखे हैं, और परी के बच्चे इंसान के बच्चे थे, परी के तो जाहिर नहीं हो सकते। 3 बच्चे थे और वो जो मुझे मिलवा रहे थे वो कह रहे थे ये परी के बच्चे हैं। और जब मैंने उनसे पूछा कि किस तरह, ये तो इंसान के बच्चे हैं, तो कहने लगे इनका जो वालिद था वो कहीं शिकार के लिए जाया करता था रीछ के बर्फानी इलाकों में, तो वहाँ पे उससे परी से मुलाकात हुई। तो वो जब आता था तो ये एक बच्चा ले आता था, कहता था ये परी का बच्चा है। अच्छा। इस तरह दूसरा आ गया, इस तरह तीसरा। अच्छा। तो मैं उनको इस बात पे कायल करता रहा कि यार वो उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन करनी थी, वो कहाँ से लाता रहा, परी के बच्चे नहीं हो सकते। लेकिन उन लोगों का बिलीफ था कि ये परी के बच्चे हैं। है। उन लोगों का belief है। और हर इलाके का देखें एक अपना मिथ्स हैं, स्टोरीज हैं। आई मीन ऑब्वियसली आप चैलेंज नहीं उनको कर सकते उस इलाके का, लेकिन ये हमने सुना हुआ है। सो आई एम श्योर आई एम नॉट द फर्स्ट वन जिसने ये सवाल आपसे किया। और चूंकि वीरान इलाके हैं, आबादी कम है, सुनसानियत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे शाम के बाद तो आपको लगता है कि कर्फ्यू लग गया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। बिल्कुल सुनसान बियाबान। उन इलाकों में इस तरह के देवमालाई किस्से बहुत मशहूर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। दास्तानें बहुत मशहूर हैं। कराक्रम हाईवे जो स्कर्दू रोड है ख़ास तौर पे, उसके बारे में काफ़ी अर्सा कहा जाता रहा ये हॉन्टेड रोड है। सही। यहाँ पे रात को ट्रक ड्राइवर्स भी सफ़र नहीं करते थे, जो माल बरदार ट्रक ड्राइवर्स होते हैं। ओके। तो एक दफ़ा जब मैं गया तो मेरे जीप ड्राइवर ने स्कर्दू रोड की तरफ, मैंने उसको कहा मुझे स्कर्दू जाना, मुझे स्कर्दू उतार दो। कहता है सर रात को मैं उस रोड पे सफ़र नहीं करूँगा। अच्छा। मैंने कहा क्यों नहीं करेगा? कहता है सर ख़तरनाक रोड है। मैं समझा ये कह रहा है टन्स की वजह से खतरनाक है। मैं कहा यार एहतियात से चला लेना, चलो पैसे तो मैंने देने हैं, तुम चलो। कहता है नहीं सर उस रोड पे जिन भूत होता है। मैं कहा यार मैं तेरे साथ हूँ, कोई जिन भूत नहीं होता, तू चल तो सही ना, मुझे पहुँचना है। अब जब सफ़र शुरू हुआ तो उसने सिगरेट लगाया, मैं समझा स्मोकर होगा, फेंका, फिर लगाया, फिर फेंका। वो पीता नहीं था, बस लगा के। मैंने पूछा यार तुम स्मोकर भी नहीं हो, तुम स्मोकिंग भी नहीं कर रहे, क्या बार बार सिगरेट लगा के जला के फेंक रहे? कहता है सर हमारे बुजुर्गों ने बताया था कि शोला जलता हो ना तो जिनबूत पास नहीं आता। मैं तो पूरा रास्ता वो ऐसे उसका इस हद तक यकीन था। बिल्कुल सही। बट दैट्स इंटरेस्टिंग एंड यही आप एक्सपीरियंसेस हैं, जब आप ट्रैवल करते हैं तो लोगों की एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखते हैं। अपने पास नाइफ भी रख लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ रख लेते हैं कि हमारे पास जिन वगैरह पास ना आए। हाँ, मैं रास्ता बताऊंगी मरी का, सीधा सीधा है, 2 रास्ते हैं, वहाँ मोटरवे वाले से जाएंगे, डोंट वरी, टेंशन नहीं हमने लेनी। अच्छा जी, माजबीन की तरफ भी बढ़ना है। माजबीन रेसिपी बताइएगा, तैयार हो चुका है सब कुछ? जी फिरनी भी रेडी है और चिकन हलीम वो भी रेडी है, बल्कि मैंने गेस्ट को सर्व भी कर दी। तो चावल से हलीम बन गए। हाँ, असल में मैंने चावल हलीम के साथ खाने थे तो मैं भूल गई कि चावल नहीं बन रहे, हलीम बन रही है। जी हलीम बताइए रेसिपी। बहुत आसान है। 3 इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप लेंगे दलिया 1 पाव चने की दाल और आधा पाव हम बाकी की 4 अदद दालें शामिल करेंगे, चावल इसमें शामिल करेंगे और इनको ओवरनाइट भिगो देंगे। उसके बाद हम इसको बॉईल करेंगे, बॉयल हो जाएगा तो इसको ब्लेंड कर लेंगे। दूसरी साइड पे हम चिकन का कोरमा रेडी करेंगे, उसको आप श्रेडेड करेंगे और उसको भी यहाँ कूट लेंगे, उसको भी ब्लेंड कर लें। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड हमारा स्टेप है वो ये होगा कि हम ये दोनों चीज़ों को मिक्स करके खूब पकाएंगे
उसके बाद ये तड़का लगाएंगे इसको प्याज का, और इसके लवाजमात हैं जिसमें लीमू है, फ्राई प्याज है, कटी हुई अदरक, पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें, ठीक है, और चाट मसाले के साथ, और नान या आपको चावल अगर पसंद है तो फिर हम उसके साथ सर्व कर देंगे। मैं आपके पास जरा आके एक दफ़ा प्रेजेंटेशन भी देख लूं। जी, ज़रूर। अच्छा जी, साथ ही साथ फिरनी बताइएगा। फिरनी भी बहुत आसान है। सबसे पहले हम 1.5 लीटर दूध लेंगे, उसको बॉईल करेंगे, छोटी इलायची उसमें 4 अदद शामिल करके, जैसे ही बॉईल आएगा तो हम जो राइस फ्लावर होता है, चावलों का आटा, उसको दूध में ही डिज़ोल्व करके वो इसमें शामिल करेंगे। 1 कप हम खोया शामिल करेंगे और आधा कप इसमें चीनी जाएगी। वो थिक होने लगेगा तो हम उसको जो है निकाल के चांदी के वर्क, बादाम और जो आपको नट्स पसंद हो इसमें शामिल करेंगे और सर्व कर देंगे ठंडा। बिल्कुल सही। और ख़वातीन हज़रात ये देखिएगा, अगर हम क्लोजअप दिखाएं, ये जो हलीम है इसके जो लवाजमात हैं, इसके बगैर मुझे लगता है हलीम नामुकम्मल, बिल्कुल ऐसे है ना। ही है। और ये बहुत अच्छी। अच्छा, ये जो इसको काटने का स्टाइल होता है, इसको क्या कहते हैं? जूलियन स्टाइल। ये जूलियन स्टाइल है। मैं सही बोला, मैं तारीफ नहीं कोई करनी, कभी मैं अच्छा बोल दूं वो नहीं तारीफ होगी है। अच्छा, लेकिन इसकी क्या खास वजह है? क्योंकि मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि आप जिस तरह कट करते हो ना, टेस्ट में भी फर्क आता है। इज इट ट्रू? बिल्कुल ऐसे ही आता है कि देखिए इसकी शेप ऐसी बनी होती है। ठीक है। हम सबसे पहले इसको पील करेंगे, उसके बाद इसकी स्लाइसेस करके, उसके बाद इसको जूलियन कट करेंगे। ठीक है। और इसको ये है कि आप सर्विंग से पहले कट करेंगे तो ये फ्रेश रहेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, वो एक जो रिक्वेस्ट आई थी अंडे के हलवे की, प्लीज बता दीजिएगा। बहुत सिंपल है, वो भी बहुत आसान है। 6 अदद अंडे लेंगे, उनको फेंट लेंगे, उसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1/4 कप से आधा कप चीनी। चीनी आपको जितनी भी पसंद हो, कई लोग बहुत मीठा खाते हैं, कई लोग मुनासिब लेते हैं, तो आधा कप तकरीबन इसमें चीनी आप शामिल करके फेंट लेंगे। उसके बाद हल्का सा येलो फूड कलर वो शामिल करेंगे, और इसके बाद हम 1 कप या आधा कप जो है वो घी गर्म करेंगे। हलवा जो होता है वो घी में अच्छा बनता है। उसके बाद उसमें भी हम इलायची को कराएंगे, गर्म होगी तो हम उसमें जो ये बैटर हमने अंडे का बनाया हुआ है शामिल करेंगे और मुसलसल इसको चम्मच चलाएंगे। जैसे ही वो थिक होने पे आएगा और इसमें हम आधा कप दूध और 1 कप खोया शामिल करेंगे, जो आपको नट्स पसंद हो शामिल करेंगे, और गरम गरम इसको सर्व करेंगे। बिल्कुल। ताबीर ढूंढ रहे अंडे का हलवा किधर है, वो किसी ने मैसेज किया था, हम इसलिए व्यूअर को बता रहे हैं अंडे का हलवा भी ख्याली है। अच्छा जी, मेहदी साहब, आप सोशल मीडिया पे माशाल्लाह इतने एक्टिव हैं, पोस्ट्स आपने लगाई हुई थी, मुझे बहुत सारी फॉरवर्ड की, बड़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट थी यहाँ पे आने से पहले, वो थोड़ा सा बताइएगा ज़रा उसके बारे में। फेसबुक पे आपने लगाई वो असल में मज़ा ही था। हाँ, हम समझे हम सीरियस हैं। हाँ नहीं, वो मज़ा ही था। है ऐसा कुछ कि ट्रैवलिंग चूँकि मेरी काफ़ी रही है और ठीक है, लोग मुझे इस हवाले से जानते हैं, तो इससे पहले इंटरव्यूज़ भी काफ़ी मीडिया ले चुका, तो मैंने इसलिए लगाया कि आज तक मैंने जितने इंटरव्यूज़ दिए हैं ना, उनमें उस पोस्ट में 8 ख़वातीन थीं और उनमें मेरी अकेला था ये आपके सेगमेंट में। तो मैंने लिखा था कि वो जब मुझे पोस्टर मिला तो वो मेरे लिए बड़ा ये था शॉकिंग कि यार इन 8 में मैं कैसे बोलूँगा और ख़वातीन बोलने भी कैसे देंगी। मतलब वो बेचारी शबाना बोली भी नहीं, चूं भी नहीं उसने किया। अच्छा, फिर तो मुझे फिर वो प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि नहीं, आप फिक्र ना करें, सेगमेंट वाइज है, सब इकट्ठे नहीं होंगे। तो फिर मुझे ज़रा तसल्ली हुई कि ठीक है। अब आपको यकीन आ गया? जी हाँ, हम सच बोल रहे थे। जी हाँ, ठीक है। नहीं तो सही तरह बोल देना ताकि पता चल जाए हमें। जी हाँ, ठीक कह रहे थे आप। बस अब तो कोई पोस्ट नहीं लगाएंगे ना? नहीं, अभी नहीं लगेगी। अच्छा, अभी नहीं लगेगी। बिल्कुल सही। He's got a good sense of humor as well. अच्छा, आपके स्टूडेंट्स जिनको आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, उस हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगी, लेकिन यूएन में आप कंसल्टेंट हैं मीडिया एंड कम्युनिकेशंस के, उस हवाले से ज़रा बताइएगा प्लीज़। यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान में फलाही काम बहुत ज़्यादा कर रहा है। यूनिसेफ, WHO ये बच्चों और हेल्थ को देख रहे हैं, UNDP इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, स्कूल्स को, राब्ता सड़कों को, वाटर चैनल्स को। तो मैं ऐसा कंसल्टेंट कम्युनिकेशन हूँ जो प्रोजेक्ट्स यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान में कंप्लीट कर लेता है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन करनी और उन पे रिसर्च करनी कि इस प्रोजेक्ट के लगने से इलाके के लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आया या वो इससे नाखुश हैं किसी भी वजह से, और वो रिपोर्ट राइटिंग हेडक्वार्टर में सबमिट करनी। बेसिकली मेरा ये काम है। और दूसरा, कोई VIP विज़िट पाकिस्तान में आता है प्रोजेक्ट्स को विज़िट करने के लिए, तो उनको साथ लेके पहले उनको समझाना कि हम किस इलाके में जा रहे हैं, वहाँ की रवायात क्या हैं। जैसे हम पश्तून आबादी में जा रहे हैं तो शलवार कमीज़ और दुपट्टा अगर लेडीज़ है तो वो लाजमी होगा, और अगर हम किसी ऐसी आबादी में जा रहे हैं बलूचिस्तान के इंटीरियर में, तब मर्दों को भी आप VIPs जो है ना, कभी कभी वो कैजुअल ड्रेस में नहीं आप जा सकते, कंप्लीट ड्रेस, क्योंकि वहाँ पे मर्द भी माइंड करते हैं कि ये किस तरह। बिल्कुल ऐसा ही है।
तो उनको गाइड करना, फिर उनको साथ लेके जाना, ये मेरी ड्यूटीज़ में शामिल है और ये सिलसिला है रोज़गार, इसी से इनकम। बिल्कुल सही। वाई लैंडस्केप जॉनरा, ये क्यों फोटोग्राफी का खास जो है इस पे फोकस किया? इट कुड हैव बीन एनीथिंग एल्स। जिस उम्र में आपने स्टार्ट किया, जी हाँ। बहुत सारे आइडियाज फ्लोट कर रहे होते हैं इंसान के जहन में, लेकिन देन वाई लैंडस्केप? देखें, जिस उम्र में मैंने स्टार्ट किया ना, वो मेरा स्टूडेंट एज थी और उस ज़माने में हर एक को यही होता है कि मैं अगर किसी फ़ोटोग्राफी की फील्ड में जाऊँ तो कमर्शियल फील्ड में जाऊँ, जहाँ से मैं कमा सकूँ, फ़ैशन शूट कर लूँ, ब्राइडल शूट कर लूँ, ताकि इससे कमाई भी तो हो। मेरा नज़रिया ये था, या मैं इस ख़यालात का हूँ, क्योंकि मेरी कुछ घरेलू बैकग्राउंड ऐसा था लिटरेचर का, अदब का, तो मैंने ये सोचा था कि दो फील्ड हैं, या तो आप कमर्शियली हिट हो सकते हो या आप आर्टिस्टिकली अपने आप को मनवा सकते हो। तो वेडिंग या फैशन में कर रहा होता तो शायद मैं आर्टिस्ट ना होता, मैं कमर्शियल हिट फोटोग्राफर ज़रूर हो सकता। ज़रूर, बिल्कुल ट्रू। तो नेचर मुझे अपील भी करती थी और मैंने सोचा भी ये कि यार जो इलाके मेरे दोस्त नहीं मान रहे कि पाकिस्तान में हो सकते हैं, बाकी पाकिस्तानियों को भी नहीं पता होना इनका, तो मैं इनको दिखाऊं तो सही ये हमारा पाकिस्तान है, और मैं दुनिया को भी दिखाऊं कि टूरिज़म यहाँ पे इस मुल्क में आ सके, इसका सॉफ्ट इमेज प्रमोट हो सके। पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने बहुत कोशिश की, मेरी एग्जीबिशंस होल्ड की बहुत सारे ममालिक में, वाशिंगटन, पेरिस, टोक्यो, हर जगह। पाकिस्तान की ऑफिशियल बुक में मेरा काम छपा, और उस बुक में जो डिप्लोमेट्स को दी जाती है, जब वो पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान को अपना चार्ज देते हैं एज एम्बेसडर, तो उनको दिया जाता है कि ये पाकिस्तान है हमारा, उसका इंट्रोडक्टरी बुक। कोशिश जितनी भी की सिर्फ इसीलिए की कि टूरिज़म किसी तरह से बूस्ट हो सके, पाकिस्तान में इसका सॉफ्ट इमेज प्रमोट हो सके, यहाँ से जो नेगेटिव खबरें जाती हैं उनको नेगेट किया जा सके। ट्रू। हाँ, ये कोशिश रही है, लेकिन कभी कभी दुख ये होता है कि कोई ऐसी खबर यहाँ से जाती है जो सारे किए किराए पे पानी फेर देती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब इतनी अवेयरनेस आ गई है कि पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत से टूरिस्ट आते हैं एंड दे वांट टू एक्सप्लोर पाकिस्तान, और अब सोशल मीडिया के ज़रिए और आपके काम के ज़रिए भी एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव, और बहुत जो और भी जो लोग और इदारे काम करें, मैं समझती हूँ हैट्स ऑफ टू देम, जो पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करें। अच्छा, मैं एक लास्ट सवाल ज़रूर करना चाहूँगी, आपकी बेगम फैमिली में नाराज़ तो नहीं होती? इतने दिन आप जाते होंगे, गायब होते होंगे काम के सिलसिले में, या नहीं? आदत हो गई है। हाँ, शर्माया है, बीच में पॉज दिया, इसका मतलब है कोऑपरेटिव है। मैं ये खुल के कहूँगा कि अगर आपका पार्टनर आपका साथ देने वाला ना हो तो आप ये काम नहीं कर सकते। आपकी बेगम ने कभी कहा नहीं मैं भी साथ चलूँगी? नहीं कहा, और कई दफ़ा मैं लेके भी गया, ठीक है, लेकिन वो लंबे सफ़र करने की आदी नहीं है। सही। वो थक जाती है या उकता जाती है। कहाँ तक गई मैक्सिमम यहाँ से? गिलगित बल्तिस्तान घूमा हुआ, लेकिन किस्तों में, यानी अगर मैं वन गो में 36 घंटे ड्राइव करके मैं तो कर लेता हूँ, मैं तो ट्रैवलर हूँ, लेकिन उनको वहाँ तक पहुँचाने में 3 दिन लगते हैं, रास्ते में रुक के। तो उसको भी समझ आ गई कि मैं इस काम के लिए नहीं, और वैसे भी कोऑपरेटिव है, उसको पता है इसका काम है यार, इसका शौक है, ये जाएगा। इसको अगर बांध के रखा तो ये घर में ऐसे उदास मुंह बना के बैठा रहेगा, तो इससे बेहतर है कि जा देते। उदास मुंह, बिल्कुल ये अच्छा है, ये अच्छा तरीका है। ख़वातीन हज़रत, हर कामयाब मर्द के पीछे सबसे पहले उसकी वालदा की दुआएं होती हैं, उसके वालिदैन की दुआएं होती हैं, और फिर वो जो लाइफ पार्टनर होता है उसकी सपोर्ट के बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल होती है। थैंक यू सो मच मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया। इट वाज एन ऑनर इंटरव्यूइंग यू, थैंक यू सो मच जी। बहुत नवाजिश आपकी, अल्लाह ताला आपको और कामयाबियाँ दे। थैंक यू, आमीन सुम आमीन। शबाना, जीती रहें, खुश रहें, थैंक यू सो मच, थैंक यू। शुक्रिया आपका। माजिबीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। और ख़वातीन हज़रत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले शबाना की आवाज़ में खूबसूरत सा कलाम जो हम प्रैक्टिस भी कर रहे थे एंड के लिए। मुर्शद मन मेरे बिचला
जुगनी डग पई विच रोई जुगनी डग पई विच रोई ओथे रो रो कमली होई ओथे रो रो कमली होई ओंदी पात लेंदा कोई ओंदी पात लेंदा कोई ते कल में बिना नी मिलदी टोईया फिर मेरे आह जुगनी जी ए अल्लाह वाले आह जुगनी जी ए ते मेरे पीर दी जुगनी जी ए ते मौला वाली जुगनी जी वंगा चढ़ा लो कुड़िया वंगा चढ़ा लो कुड़िया मेरे दाता दे दरबार दिया वंगा चढ़ा लो कुड़िया मेरे दाता दे दरबार दिया नी वंगा चढ़ा लो कुड़िया मेरे दाता दे दरबार दिया वंगा चढ़ा लो कुड़िया मेरे दाता दे दरबार दिया ना करतियां खेड प्यारी माते दियां कालड़ियां औरत मर्द शहजादे सोने